हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय। सरी तरफ रिहान को कोई आइडिया नहीं था कि इस वक्त कैरी के दिमाग में क्या चल रहा है। हालांकि अगर उसे पता चल भी जाता तो भी रिहान कैरी के साथ कुछ भी नहीं करने वाला था। उस वक्त भी उसके चेहरे पर वही मुस्कान होती जो अब है। रिहान कभी भी मन में बात लेकर नहीं बैठता था। अगर उसे कोई बात बुरी लगती थी तो वो तुरंत उसका बदला ले लेता था। रिहान जैसे ही अपने प्लेन से बाहर आया तो उसने कैरी से पूछा, लगता है तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। असल में कैरी ने वही पास में एयरपोर्ट पर अपना टेम्परेरी कैंप बनाया हुआ था, जहाँ पर घायल सबऑर्डिनेट्स का इलाज चल रहा था और वहीं पर ये लोग छुप कर अपनी स्ट्रेटजी बना रहे थे। रिहान को जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो ये थी कि कैरी के लगभग सभी सबऑर्डिनेट्स घायल होकर उस कैंप में भर्ती हो गए थे। रिहान का सवाल सुनकर कैरी ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, यस मिस्टर रिहान, हम लोगों ने अपने बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स खो दिए हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अभी सिर्फ घायल हुए हैं पर जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। हम अभी भी अपनी ये फाइटिंग जारी रख सकते हैं। कैरी अभी भी रिहान के सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कह रही थी। उसने सोचा कि अगर वो रिहान को ये एहसास करा देगी कि वे लोग अभी भी काम के लोग हैं तो रिहान उनके खिलाफ कुछ नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात, कैरी रिहान को इस बात का पता नहीं लगने देना चाहती थी कि उसकी ही टीम में गद्दार भरे हुए हैं जो खुद उसे मारना चाहते हैं। रिहान ने एक नजर क्रोकोडाइल सोसाइटी के उन लोगों की तरफ देखा जो अभी भी लड़ रहे थे और रिहान ये देखकर बस एक गहरी लंबी सांस लेकर खुद को रिलैक्स करने लगा, क्योंकि वो जानता था कि जितने जोश के साथ लोग लड़ रहे हैं उसका कारण सिर्फ पैसा है। तभी रिहान की नजर कैरी के परेशान चेहरे पर गई और वो समझ गया कि उसके मन में इस वक्त क्या चल रहा है। इसीलिए उसने कैरी को रिलैक्स करते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार शुक्ला परिवार अपनी हार मान ले, उसके बाद मैंने तुमसे पहले जो वादा किया था मैं उसे पूरा करूंगा। रिहान की बात सुनकर इस बार कैरी का दिल थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था। जल्दी के रिहान ने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहा, सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स पूरे शुक्ला मैंशन को चारों तरफ से घेर लो, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे ही टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने रिहान का ऑर्डर सुना तो तुरंत सब ने एक साथ ऑर्डर एक्सेप्ट किया और अपने काम में लग गए। रिहान का फाइनल ऑर्डर अभी तक शुक्ला जी के कानों में भी पहुंच गया था और इस वक्त उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर में हड्डियां ही नहीं बची है। वो किसी जिंदा लाश की तरह अपनी चेयर पर पड़े हुए थे और धीरे धीरे कह रहे थे, वी लॉस्ट शुक्ला, फैमिली लॉस्ट। शुक्ला जी को ऐसे देखकर दिनेश ने उन्हें पकड़कर उस चेयर से खड़ा करते हुए कहा, बॉस चलिए यहाँ से, वरना बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। शुक्ला मैंशन में इस वक्त अंडरग्राउंड सुरंग बनी हुई थी जो काफी सालों से उनके घर का सीक्रेट था। कोई भी इन रास्तों के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। शुक्ला जी और दिनेश के अलावा पूरे घर में किसी को भी इस सुरंग के बारे में नहीं पता था। हालांकि कई सालों से इस सुरंग का इस्तेमाल नहीं किया गया था। शुक्ला जी ने एक बार तो जाने से मना किया और फिर ना जाने उनके मन में क्या आ गया कि उन्होंने गुस्सा करते हुए दिनेश से कहा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? शुक्ला परिवार कभी नहीं हारा और अभी भी नहीं हारेगा। शुक्ला जी की बात सुनकर दिनेश ने हिम्मत करते हुए कहा, पर वो लोग बाहर बुलाकर सबको बिना रहम के मार रहे हैं। बॉस, आपकी जिंदगी ज्यादा जरूरी है। दिनेश अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही शुक्ला जी ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और उसने कहा, अब तुम एक और शब्द नहीं कहोगे। शुक्ला परिवार की इज्जत के लिए और इसे बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जाकर रिहान के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगा। वो सजा देगा तो सजा मंजूर कर लूंगा। मैं शुक्ला परिवार को इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकता हूँ। बाहर जाकर किसी को नेगोशिएशन करने के लिए भेजो। मैं रिहान से बात करना चाहता हूँ। अगर वो बाकी लोगों को यहाँ से जाने देगा तो मैं उसकी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। वहीं दूसरी तरफ रिहान टेलीस्कोप से शुक्ला परिवार के घर में झांक कर देख रहा था और जब उसने थोड़ी देर बाद शुक्ला मैंशन की बिल्डिंग का नजारा देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बाहर आ गई। वहाँ पर कुछ लोग सफेद झंडे लिए खड़े थे और उसे हिलाकर कुछ इशारा कर रहे थे। ये नजारा देखकर रिहान को समझ नहीं आ रहा था कि शुक्ला परिवार के मन में क्या चल रहा है, पर फिर भी उसने सब लोगों को लड़ने से रोक दिया। तभी कैरी ने रिहान से कहा, मिस्टर रिहान, शुक्ला परिवार हम लोगों से नेगोशिएशन करना चाहता है। जैसे ही रिहान ने कैरी की बात सुनी तो उसने हंसते हुए कहा, सच में? रिहान की बात सुनकर कैरी ने थोड़ा संभलते हुए और सजेशन देते हुए कहा, क्या आपको सच में लगता है कि नेगोशिएशन करने की अभी भी कोई जगह बाकी है? क्यों ना हम एक ही बार में ही शुक्ला परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दे। कैरी किसी भी हाल में
ये नेगोशिएशन नहीं होने दे सकती थी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसके हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगेगा और वो ये बात अच्छे से जानती थी। रिहान ने एक नजर कैरी को देखा और फिर हंसते हुए बोला, क्या हुआ, क्या तुम घबरा रही हो? रिहान की बात सुनकर कैरी ने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, मैं अभी भी आपकी ही बात फॉलो करूंगी। कैरी ने कह तो दिया था, पर उसका दिल जानता था कि वो एक एक शब्द कितनी मुश्किल से उसके मुंह से निकले थे। रिहान भी समझ गया था, इसीलिए उसे हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कैरी से कहा, तुम चिंता मत करो, तुम जो डिर्व करती हो उससे तुम्हें एक पैसा भी कम नहीं मिलेगा, और वैसे भी मैं शुक्ला परिवार को इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाला हूँ। वैसे ये भी अच्छी बात है कि शुक्ला जी हमारे साथ नेगोशिएशन करना चाहते हैं, हम इसी बात का बहाना बनाकर उन्हें पकड़ लेंगे। रिहान ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो आगे चलकर शुक्ला जी की तरफ से कोई और मुसीबत नहीं चाहता था। शुक्ला जी ने उसे बहुत परेशान किया था और अब रिहान हर हाल में उनका सफाया करना चाहता था। इसीलिए जब शुक्ला परिवार के भेजे हुए कुछ लोग रिहान के पास आए ताकि रिहान को अपने साथ शुक्ला जी के पास लेकर जा सके, तो उन लोगों को यहाँ पर देखकर रिहान ने उनसे तुरंत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए कहा, तुम्हारे बॉस मेरे साथ नेगोशिएशन करना चाहते हैं, फाइन, मैं उन्हें ये मौका देता हूँ, वो बाहर आकर पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं। जैसे ही शुक्ला जी के लोगों ने रिहान की बात सुनी तो उन्होंने तुरंत हैरानी से एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया और अगले ही पल उनमें से एक ने थोड़ा जिद्दी होते हुए रिहान से कहा, हमारे बॉस इस पूरे देश के बहुत ही रेपुटेटिव इंसान है, वो अपना आलीशान मिशन छोड़कर बाहर क्यों आएंगे? हम लोग उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप हमारे साथ नेगोशिएशन कर सकते हैं। जैसे ही रिहान ने उन लोगों की बात सुनी तो उनका मजाक बनाते हुए हंसने लगा और बोला, मैं तुम लोगों से बात करूंगा, तुम्हारा स्टेटस ही क्या है, हो कौन तुम लोग? सिर्फ एक सबॉर्डिनेट रिहान ने इतना कहा ही था कि तभी उसके बगल में खड़ी मैगी ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, मेरे बॉस रिहान मित्तल खुद तुम लोगों से बात कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, उन्होंने पर्सनली तुम्हारे बॉस को बुलाया है, ये अपनी खुशकिस्मती समझो, और अगर तुम्हारे बॉस खुद यहाँ नहीं आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम भी देखते हैं कि तुम लोग कब तक हमारे सामने टिक पाओगे। जैसे ही शुक्ला परिवार के लोगों ने रिहान और मैगी की बात सुनी तो वे लोग एकदम ठंडे पड़ गए, क्योंकि उन लोगों के पास फिलहाल आगे बात करने के लिए कुछ भी नहीं था और ना ही वे कोई नेगोशिएशन खुद से कर सकते थे। इसीलिए मन मारकर वे सब लोग वापस शुक्ला जी के पास आ गए ताकि रिहान की रिक्वेस्ट को उनके सामने रख सके। वहीं दूसरी तरफ जब शुक्ला जी ने अपने सबॉर्डिनेट्स की बात सुनी तो वो एकदम हैरान हो गए और हैरान होते हुए बोले, क्या रिहान खुद यहाँ पर आया है? शुक्ला जी ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि रिहान इतनी लड़ाई और दंगे में खुद पर्सनली चलकर यहाँ आएगा। क्या रिहान खुद यहाँ पर शुक्ला परिवार की बर्बादी अपनी आंखों से देखने के लिए आया था? दिनेश ने भी सबॉर्डिनेट की बात सुन ली थी और उसने तुरंत शुक्ला जी को मना करते हुए कहा, बॉस प्लीज आप बाहर मत जाइए, ये सब कुछ एक ट्रैप है, हम लोग अपनी सारी ताकत खो चुके हैं, ऐसे में हम बाहर जाकर खुद को कैसे सेफ रखेंगे? शुक्ला जी भी जानते थे कि सुरंग के जरिए यहाँ से बाहर निकल जाना उनके लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित होगा, पर फिर भी वो अपनी पूरी शुक्ला फैमिली को इस तरह दुश्मन के हाथों बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते थे। उन्हें यही डर सता रहा था कि आगे जाकर वो अपने वंशजों को अपने परिवार के बारे में क्या बताएंगे कि वो एक डरपोक थे जिन्होंने बीच मैदान में ही जंग छोड़कर भागना सही समझा। यही सब सोचकर शुक्ला जी ने अपने लोगों से कहा, मैं रिहान से पर्सनली जाकर मिलने को तैयार हूँ। शुक्ला जी की बात सुनकर दिनेश ने और बाकी लोगों ने शुक्ला जी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर शुक्ला जी नहीं माने और अपनी बात कहकर अकेले ही अपने आलीशान घर से बाहर निकलने लगे। दूसरी तरफ रिहान भी काफी एक्साइटेड होकर शुक्ला जी के आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो भी आज तक शुक्ला जी से कभी पर्सनली नहीं मिला था। उसे हैरानी हो रही थी कि शुक्ला जी खुद उससे मिलने आने के लिए तैयार हो गए हैं और वो इस बात से काफी खुश था। इस वक्त शुक्ला जी रिहान को ध्यान से देख रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़के को उन्होंने लगभग मौत के करीब कर दिया था वो फिर से उनके पास जीतता हुआ आएगा और उन्हें अपने घुटनों के बल पर बैठने को मजबूर कर देगा। शुक्ला जी मन ही मन सोच रहे थे कि पिछले 100 सालों से उनके परिवार ने और उन्होंने सभी को अपने कदमों में रखा है और पूरी दुनिया पर राज किया है। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक 24 साल का लड़का कर उन्हें अपने घुटने के बल पर बैठने को मजबूर कर देगा। शुक्ला जी को इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर उन्हें ना चाहते हुए भी अपना गुस्सा दबाना पड़ा। फिर उन्होंने रिहान से कहा, मिस्टर रिहान मित्तल, मैं अपनी हार मानता हूँ, आपने मुझे पूरी तरह से हरा दिया है और जैसा कि कहा जाता है दुश्मनी पालने से अच्छा है उसे वक्त रहते खत्म कर दिया जाए। क्यों ना हम लोग फिर से एक नई शुरुआत करते हैं और अभी के लिए जो कुछ भी हुआ उसके लिए कोई डील कर लेते हैं। इतना कहकर शुक्ला जी ने
अपना सिर नीचे झुका लिया। अपने बॉस को इस तरह सिर झुकाकर बैठा हुआ देखकर उनके सबॉर्डिनेट्स को बहुत बुरा लग रहा था, पर चूंकि उन लोगों ने हार मानी थी इसीलिए उन सबको भी अपना सिर झुकाना पड़ा। रिहान ने जैसे ही शुक्ला जी की बात सुनी तो उसे हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, ठीक है शुक्ला जी, कर दिया माफ आपके परिवार को, पर आपको क्या लगता है डील करने के लिए किस तरह की कंडीशन सही रहेगी? रिहान खुद इस वक्त कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने डायरेक्ट ये सवाल शुक्ला जी से ही पूछ लिया। जब शुक्ला जी ने देखा कि ये सवाल उन्हीं पर वापस आ रहा है तो वो थोड़ा सा परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा था। शुक्ला जी को कुछ भी ना कहता हुआ देखकर रिहान ने बहुत शांति से उनसे कहा, देखिए शुक्ला जी, सबसे पहले आपके बेटे ने मेरे आइलैंड पर जबरदस्ती घुसकर वहां अटैक किया। उसके बाद आपने क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों को हायर करके मुझे किडनैप करवाया और लॉकअप में कैद रखा। अगर मैं वहां से नहीं भागता तो शायद मेरी जिंदगी आपके हाथों कब की खत्म हो चुकी होती। रिहान बहुत आराम से अपनी बातें कह रहा था। इस वजह से शुक्ला जी की घबराहट और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। उनके माथे पर से पसीना टपक कर नीचे जमीन पर गिरने लगा और उनका पूरा शरीर ठंड पड़ गया। रिहान ने आगे अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, आप यहीं नहीं रुके। आपकी वजह से मुझे उस माउंटेन इलाके में जाकर रहना पड़ा और आपने अपने बेटे की गलती से सीख लेने के बजाय मेरी प्रॉपर्टी हड़पने के प्लान बनाने शुरू कर दिए और यहाँ तक कि मेरी टेरिटरी पर अटैक भी करवा दिया। मेरे दोस्तों कोऑपरेट करने के लिए कहने लगे। जैसे जैसे शुक्ला जी रिहान की बात सुन रहे थे वैसे वैसे उन्हें मन ही मन अपनी की हुई गलती का एहसास हो रहा था, पर गारंटी के साथ ये बात कही जा सकती थी कि अगर टाइम को रिवर्स कर दिया जाए तो शुक्ला जी एक बार फिर वही गलती करते जो उन्होंने अभी की थी। शुक्ला जी जानते थे कि पैसा देखने के बाद उनका लालच बहुत ज्यादा बढ़ गया था और उनका दिमाग खराब हो गया था और इसी की वजह से वो बिना कुछ सोचे समझे रिहान की प्रॉपर्टी को हड़पने का प्लान बनाने लगे। शुक्ला जी को लगता था कि दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर वही है, पर जब उन्होंने रिहान के पास बेशुमार पैसा धन दौलत देखी तो उनका दिमाग खराब हो गया और उन्हें जलन होने लगी। उन्हें वो सब कुछ अपने पास चाहिए था जो रिहान के पास था। शुक्ला जी को इस बात का भी गुस्सा था कि रिहान के पास प्रेशियस जेड माउंटेन की खदान थी, पर रिहान ने खदान का इस्तेमाल करने के बजाय वहाँ पर घर बना लिया और नेचर करने लगा। ये बात उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। रिहान ने जब शुक्ला जी को इतनी देर तक सोचते हुए देखा तो उसने थोड़े गुस्से से कहा, मैं अपनी बात कब की पूरी कर चुका हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि आपके परिवार की वजह से मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ी है? क्या अभी भी आप अपनी गलती नहीं मानेंगे? जैसे ही शुक्ला जी ने रिहान की बात सुनी तो अपने माथे पर आए हुए पसीने को पोंछा और फिर अपने दांतों को गुस्से से दबाते हुए उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर रिहान से कहा, मैं सच में ये बात मानता हूँ कि सारी गलती मेरे परिवार की थी और मेरी गलती की वजह से आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। मैं अपनी गलती को कम करने के लिए सूम पेलेस्टीन देने को करने को तैयार हूँ। शुक्ला जी की बात सुनकर रिहान ने हंसते हुए कहा, ऐसा क्या है शुक्ला परिवार के पास जो देकर आप मेरे नुकसान की भरपाई कर सकते हैं? रिहान का सवाल सुनकर शुक्ला जी ने एक मिनट के लिए कुछ सोचा और उसके बाद रिहान से कहा, जेड माइन को छोड़कर मैं अपनी बाकी सारी प्रॉपर्टी आपको दे सकता हूँ। शुक्ला जी के पास सिर्फ 1 दर्जन जेड माइन ही नहीं थी, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। जेड माइन की प्रॉपर्टी से शुक्ला जी को पिछले कुछ सालों में इतना फायदा हुआ था कि उन्होंने अलग अलग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया था, चाहे फिर वो होटल हो, रियल स्टेट हो या फिर रॉ मटेरियल। जहाँ जहाँ उन्हें मुनाफा दिखा वहाँ उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनका अंदाजा सही गया। उन्होंने जहाँ इन्वेस्ट किया था वहाँ से उन्हें अरबों का टर्नओवर हर साल मिल रहा था। शुक्ला जी ने अपने मन में सोचा कि अगर वो 100 बिलियन से ज्यादा की प्रॉपर्टी रिहान को दे देंगे तो शायद रिहान उनसे दुश्मनी यही खत्म कर देगा और उनके परिवार का नाम बच जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही शुक्ला जी ने अपनी ये बातें कही तो कैरी की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वो जानती थी कि इतनी बड़ी अमाउंट उसके लिए और उसके बाकी सबऑर्डिनेट्स के लिए बहुत बड़ी बात है और अगर वो सारा पैसा उसे मिल जाएगा तो उसकी ये क्रोकोडाइल सोसाइटी हमेशा के लिए सेट हो जाएगी। अगर शुक्ला परिवार को हराने की बात सामने आएगी तो बड़े बड़े लोग क्रोकोडाइल सोसाइटी को काम देने के लिए प्रायोरिटी देंगे। इससे इन लोगों का बहुत नाम बढ़ेगा और ये जितना चाहे उतना पैसा वहाँ से कमा सकते हैं। पर जल्दी ही कैरी को एहसास हुआ कि उसके और रिहान के बीच में लिक्विड एसेट को लेकर डील हुई थी, जबकि शुक्ला जी फिक्स एसेट देने की बात कर रहे हैं। ऐसे में तो सब कुछ सिर्फ रिहान को मिलेगा और उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। ये सोच सच कर ही उसकी सारी एक्साइटमेंट फीकी पड़ गई थी। जल्दी ही रिहान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपकी फैमिली प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
मेरे लिए ये सब कुछ सिर्फ जमीन के टुकड़े हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या आपको सच में लगता है कि मुझे ये ऑफर देकर आप शुक्ला परिवार के सब लोगों की जान खरीद सकते हैं मुझसे? रिहान की बात सुनकर शुक्ला जी ने माहौल को देखते हुए रिहान से कहा, ये सारी प्रॉपर्टी कम से कम 100 बिलियन की वर्थ के बराबर है। अगर ये सब कुछ लेकर भी आप संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर आपको और क्या चाहिए? शुक्ला जी ने जैसे ही अपनी बात कही तो रिहान ने अपना चेहरा थोड़ा नीचा करके शुक्ला जी की आंखों में देखते हुए एक एक शब्द चबाकर गुस्से से कहा, मैं शुक्ला परिवार की बर्बादी चाहता हूँ। जैसे ही शुक्ला जी ने रिहान की बात सुनी तो वो बहुत ज्यादा घबरा गए और आधे अधूरे शब्दों में बोले, वाह डॉट यू। इतना बोलते बोलते शुक्ला जी एकदम चुप हो गए। उन्होंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि इस वक्त रिहान के मन में उनके पूरे परिवार और उनके खानदान को मार देने की बात चल रही है और वह उन्हें जीने की कोई उम्मीद नहीं देना चाहता था। रिहान के कोल्ड एक्सप्रेशन देखकर शुक्ला जी समझ गए थे कि अब और कोई भी बात करना बेकार है और रिहान उन्हें यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने देगा, चाहे जो हो जाए। अगले ही पल रिहान ने अपने सबऑर्डिनेट्स की तरफ देखकर हाथों से कुछ इशारा किया और तेज कड़क आवाज में बोला, टेक हिम डाउन। रिहान की आवाज सुनकर शुक्ला जी के पीछे जितने भी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे वो सब अगले ही पल आगे आए और शुक्ला जी को कुर्सी से उठाकर नीचे जमीन पर उनके घुटनों के बल बैठा दिया। जैसे ही शुक्ला जी के पर्सनल असिस्टेंट दिनेश ने ये देखा तो उसे गुस्सा आ गया और उसने गुस्सा करते हुए पर रिक्वेस्ट के साथ रिहान से कहा, मिस्टर मित्तल आप क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर नेगोशिएशन करने आए थे। आप इस तरह से धोखे से शुक्ला जी को कैप्चर नहीं कर सकते हैं। क्या आपको रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है? जैसे ही रिहान ने दिनेश की बात सुनी तो उसने हंसते हुए कहा, अच्छा रूल्स एंड रेगुलेशंस तब कहाँ गए थे जब तुमने और तुम्हारे शुक्ला जी ने मुझे किडनैप करवाया था। ज्यादा शरीफ और भोले बनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर सकते हो तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो तुम सबकी गलतियाँ माफ करता फिरूं। जैसे ही दिनेश ने रिहान की बात सुनी तो एकदम चुप हो गया क्योंकि अब उसके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं था। वो जानता था कि शुक्ला परिवार ने तो कभी एथिक्स या किसी और चीज के बारे में ध्यान ही नहीं दिया था। उन लोगों के लिए हमेशा से सिर्फ पावर और पैसा बड़ी बात रही थी। ऐसे में अब जब रिहान ये सब कर रहा है तो वो रिहान को मना कैसे कर सकते थे? वहीं दूसरी तरफ इस वक्त शुक्ला जी जो कि रिहान के सबऑर्डिनेट के कंट्रोल में थे, उनके चेहरे पर इस वक्त हार के भाव साफ नजर आ रहे थे। शुक्ला जी को समझ आ गया था कि अब उनका पूरा शुक्ला परिवार पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तभी रिहान ने अपने लोगों को आर्डर देते हुए कहा, इन सभी लोगों को घसीटते हुए लॉकअप में बंद कर दो और तुम सब लोग जो बच गए हैं उन पर लगातार हमला करते रहो। रिहान ने इस बार काफी तेज आवाज में कहा था, जिसे सुनकर सारे सबऑर्डिनेट तुरंत एक्शन में आ गए। रिहान के इस रूप देखकर कैरी भी एक्साइटेड हो गई और उसने और तेज आवाज में चिल्लाते हुए अपने सबऑर्डिनेट को आर्डर दिया कि वो लोग भी तुरंत अपनी कमान संभाले। वैसे तो क्रोकोडाइल सोसाइटी अटैक करने के बाद अभी तक जो कुछ भी मिला था वो सब लूट कर जा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि रिहान ने उन्हें जितना पैसा देने का वादा किया था वो बहुत ज्यादा था और इस छोटे से सोने के टुकड़े के लिए वो पूरी की पूरी खदान को नहीं छोड़ सकते थे। जैसे ही क्रोकोडाइल सोसाइटी के दिमाग में ये बात आई कि रिहान उन्हें वो सारा पैसा देगा जो शुक्ला परिवार का है, तो ये सोचकर उन लोगों के अंदर लड़ने की भावना और ज्यादा तेज हो गई और अब वो और ज्यादा खूंखार दिख रहे थे। अब इन लोगों की एबिलिटी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। ये लोग तुरंत ही एक तेज मॉन्स्टर की तरह खूंखार आवाज निकालकर शुक्ला परिवार के बाकी लोगों को मारने के लिए दौड़ पड़े। वहीं दूसरी तरफ जब शुक्ला परिवार के लोगों को पता चला कि उनके बॉस शुक्ला जी को रिहान ने किडनैप कर लिया है तो उनकी हिम्मत टूट गई और उनकी लड़ने की सारी ताकत अगले ही पल कमजोर पड़ गई। शुरू से लेकर अब तक के लोग अपने दुश्मनों को हराने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, पर अब धीरे धीरे उनके हाथ पैर कमजोर पड़ने लगे थे। उन्हें अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था। अभी तक सब लोगों को पता चल गया था कि उनके बॉस को रिहान ने कैप्चर कर लिया है और अब शुक्ला परिवार अपनी सारी ताकत और बाकी सब कुछ खो चुका है। ऐसे में अगर अभी भी ये लोग शुक्ला परिवार के लिए ईमानदारी दिखाएंगे और लड़ते रहेंगे तो इनसे ज्यादा बेवकूफ और कोई नहीं होगा। मरे हुए इंसान के लिए लड़ने का कोई फायदा नहीं था और न ही अपनी जान खतरे में डालने का कोई फायदा था। और यही सब सोचकर इन सब लोगों ने तुरंत अपने हथियार डाल दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। सब लोगों को अपने हथियार डालता हुआ देखकर क्रोकोडाइल सोसाइटी और टाइगर सिक्योरिटी गार्ड तुरंत ही रुक गए और उन सब के चेहरे पर जीत साफ साफ दिखाई देने लगी। ये सब लोग खुलकर एंजॉय करने लगे और खुशी मनाने लगे। सामने खड़े शुक्ला परिवार के लोगों ने जब देखा कि रिहान के सबऑर्डिनेट्स और क्रोकोडाइल सोसाइटी उन पर हमला करने वाले हैं तो सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए। उन्हें पता था कि उनके बॉस पहले ही
हार मान चुके हैं, तो अब उनके लड़ने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए उन सब लोगों ने तुरंत अपने हथियार जमीन पर डाल दिए और अपने घुटनों पर बैठकर अपनी जान की भीख मांगने लगे। ये सब लोग मन ही मन सोचने लगे कि क्यों ना यहाँ से जाने से पहले एक बार शुक्ला मैंशन में जाकर वहाँ से थोड़ा बहुत पैसा अपने साथ ले ले, ताकि कम से कम यहाँ से जाने के बाद उनके पास जीने के लिए कुछ पैसे तो होंगे। भले ही इन लोगों ने प्लानिंग कर ली थी, पर क्रोकोडाइल सोसाइटी ने इन्हें तुरंत वही रोक लिया और ना तो इन्हें भागने दिया और ना ही किसी चीज को हाथ लगाने दिया। शुक्ला परिवार के पैसों पर पहले ही क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों ने अपना हक जमा लिया था और वो किसी भी हाल में एक सिक्का भी शुक्ला परिवार के लोगों को यहाँ से नहीं ले जाने दे सकते थे। सभी लोगों ने हार मान ली थी, जिससे जल्दी ही ये लड़ाई खत्म हो गई। जल्दी ही रिहान के सबऑर्डिनेट्स ने आसपास जितने भी लोग थे उनको और शुक्ला परिवार के सारे सबऑर्डिनेट्स को जेल में भर दिया और उसके बाद शुक्ला मैंशन में जाकर सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे और बाकी शुक्ला परिवार की चीजों को इकट्ठा करने लगे। शुक्ला परिवार अपनी ज्यादा ये सिर्फ एक नंबर था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रिहान के पास पहले ही बहुत सारी प्रॉपर्टी थी और अगर उस प्रॉपर्टी के बीच में और इस प्रॉपर्टी के बीच में अंतर किया जाए तो जमीन आसमान का फर्क था। इसीलिए रिहान और शुक्ला जी के बीच में कभी भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता था। और वही दूसरी तरफ अगर बात शुक्ला परिवार के लोगों की जाए तो उन सब लोगों को पहले ही रिहान ने उनकी ही टेरिटरी में बने जेल में डलवा दिया था और अभी तक लगभग यहाँ सब कुछ सेटल हो गया था। शुक्ला परिवार की बाकी जो जगह थी वहाँ पर भी यही हाल हो रहा था। रिहान के लोग वहाँ लड़ रहे थे और धीरे धीरे सब पर अपना कब्जा कर रहे थे। शुक्ला परिवार बहुत बड़ा परिवार था, इसीलिए रिहान शुक्ला परिवार की हर एक चीज पर अपना कंट्रोल चाहता था और भी बहुत सारे परिवार थे जो पूरी तरह से शुक्ला परिवार पर डिपेंडेंट थे। रिहान उन्हें भी नहीं छोड़ रहा था और उनकी प्रॉपर्टी और बाकी चीजों पर भी अपना हक जता रहा था, क्योंकि इन लोगों ने भी शुक्ला जी का साथ दिया था और रिहान अपने किसी भी दुश्मन को बख्शने वाला नहीं था। रिहान को अपने लोगों को वहाँ भेजने की जरूरत नहीं थी। उसने ये काम क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों को सौंप दिया था और साथ ही साथ अमन और जुनैद के सबऑर्डिनेट्स भी उन लोगों के साथ डील कर रहे थे। वैसे तो अमन और जुनैद की फोर्स बहुत ज्यादा नहीं थी इसलिए, मगर फिर भी उन लोगों को इन सब पर कंट्रोल करने में 2-3 दिन लगने वाले थे। इस दौरान अमन और जुनैद रिहान के पास आ गए, क्योंकि अब तक शुक्ला परिवार पूरी तरह से रिहान के कंट्रोल में आ गया था। अभी रिहान, जुनैद और अमन तीनों ही रिहान के हिमालयन पर उसके मैन में थे। तभी रिहान ने अपने हाथ में पकड़ी हुई ड्रिंक को पीते हुए अमन और जुनैद से पूछा, वहाँ पर सब कुछ कैसा जा रहा है? क्या तुम लोगों को पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है? रिहान का सवाल सुनकर जुनैद ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, बस कुछ ही लोग मरे थे। असल में शुक्ला जी के सपोर्ट के बिना उनके बाकी सारे सपोर्टर कमजोर पड़ गए थे और इसी वजह से वे लोग ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाए। जुनैद और अमन दोनों ने एक साथ मिलकर इन लोगों पर अटैक किया था, जिसकी वजह से एक एक करके ये सभी लोग हार मान गए और वो भी इन दोनों ने सिर्फ अपनी पावर का इस्तेमाल किया था। इनमें से किसी ने भी अपनी फैमिली से किसी तरह का सपोर्ट नहीं लिया था। तभी अमन ने थोड़ा डिस्टिस्फाइड होते हुए रिहान से पूछा, रिहान, क्या आप सच में क्रोकोडाइल सोसाइटी के उन लोगों को शुक्ला परिवार की सारी प्रॉपर्टी हड़पने देंगे? वे लोग अभी भी हार नहीं मान रहे हैं और जहाँ से जो मिल रहा है वो सब कुछ इकट्ठा करे जा रहे हैं। अमन की बात सुनकर रिहान ने तुरंत उसे हाथ दिखाते हुए कहा, ये सब चीजें मेरे लिए मैटर नहीं करती है, वैसे भी थोड़े बहुत पैसे की ही तो बात है। रिहान की बात सुनकर अमन एकदम चुप हो गया। वो बहुत कुछ कहना चाहता था, कंप्लेंट करना चाहता था, पर फिर भी कुछ नहीं बोल सका। वो जानता था कि रिहान उन्हें जो पैसे ले जाने दे रहा है वो कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है और क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोग भी दोनों हाथों से भरकर सारा पैसा निकाल रहे हैं। जो भी चीज एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है वो सब कुछ ये लोग अपने साथ लेकर जा रहे थे। शायद उनकी नजरों से एक पिन भी नहीं बच पाई थी। पिछले कुछ दिनों और रातों से क्रोकोडाइल सोसाइटी के ये लोग बिना सोए बिना खाए पिए सारा सामान यहाँ से दीमक की तरह गायब करने में लगे हुए थे। वही दूसरी तरफ रिहान ने जब अमन को इतना ज्यादा सोचते हुए देखा तो उसे हंसी आ गई और उसने अमन को थोड़ा शांत करते हुए कहा, इन छोटे मोटे पैसों के बारे में ज्यादा मत सोचो, वैसे भी शुक्ला परिवार पहले ही हमारे कंट्रोल में आ चुका है। तुमने भी इन सब में मेरा बहुत साथ दिया है, इसीलिए तुम्हारा हिस्सा भी देना बनता है। तुम जितना चाहो उतना ले सकते हो। अमन से इतना कहकर रिहान ने तुरंत ही इमरान को अपने पास बुलाया और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, क्योंकि अब डिस्ट्रीब्यूशन की बारी थी और इन लोगों को देखना था कि इन्हें कितना नुकसान हुआ है। कुछ ही देर बाद इमरान अपने हाथ में एक लैपटॉप लिए और उसमें कुछ फाइनेंशियल डाटा लिए रिहान के पास वापस आया। रिहान ने इन दोनों को देखकर उनसे कहा, शुक्ला परिवार की प्रॉपर्टी
और इंडस्ट्रीज की वैल्यू कैलकुलेट कर ली गई है। तुम दोनों ध्यान से देख लो और तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। जैसे ही अमन और जुनैद ने रिहान की बात सुनी तो दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि रिहान उन्हें ऐसा कुछ करने को कहेगा। कुछ देर तक एक दूसरे को इसी तरह देखने के बाद अमन और जुनैद दोनों ने एक साथ अपना सिर नामे हिलाते हुए रिहान से कहा, मैंने बस दोस्ती की वजह से आपकी थोड़ी बहुत मदद की है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है और ये अकाउंट वगैरह हटाओ यहाँ से। जैसे ही रिहान ने अमन और जुनैद की बात सुनी तो उसने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, ये सब तुम लोग क्या बोल रहे हो? क्या मैं तुम्हें उसी टाइप का इंसान दिखता हूँ जो दूसरों की मदद लेकर उन्हें ही अपने कंट्रोल में कर ले? तुम लोग ध्यान से देख लो और तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात, मुझसे मेरा खुद का बिजनेस नहीं संभलता तो मैं शुक्ला परिवार का इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभालूंगा? सच कहूँ तो तुम लोग ये प्रॉपर्टी लेकर मेरा बोझ हल्का कर रहे हो। जैसे ही जुनैद ने रिहान की बात सुनी तो उसने तुरंत हाथ दिखाकर आगे कुछ भी बोलने से रोक दिया और फिर खुद बोलते हुए कहा, भूल जाओ कि हम कुछ भी लेने वाले हैं और वैसे भी मैंने कभी भी तुम्हारी मदद के बदले कोई भी बेनिफिट लेने के बारे में नहीं सोचा था। जैसे ही रिहान ने जुनैद की बात सुनी तो थोड़ा नाराज होते हुए बोला, तुम लोग मुझे बाहरी इंसान समझते हो ना, इसीलिए कुछ नहीं ले रहे हो। कोई बात नहीं, मैं खुद ही तुम लोगों के लिए अपने हिसाब से चूज कर लेता हूँ। इतना कहने के बाद रिहान ने लैपटॉप में खुली हुई अकाउंट बुक को ध्यान से देखा। जरूरत ही नहीं है। हालांकि अमन और जुनैद ये सब कुछ नहीं ले सकते थे, इसीलिए उन्होंने फिर से रिहान को ये प्रॉपर्टी लेने से मना कर दिया। जब ये दोनों नहीं माने तो रिहान ने हार मानकर डिसाइड किया कि ये तीनों आपस में डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। इन तीनों ने डिसाइड किया कि जेड माइन को छोड़कर बाकी जितनी भी माइन है वो सब रिहान के नाम होगी और बाकी जो कुछ बच जाएगा वो सब अमन और जुनैद में बराबर बांट दिया जाएगा। रिहान तो अभी भी मानने को तैयार नहीं था, पर अमन और जुनैद ने खुद ही डिसाइड कर लिया और आखिर में रिहान को भी ये बात माननी पड़ी। तभी रिहान ने अपने मन में सोचा कि सुपर फैक्ट्री खोलने के बाद उसे कुछ और कच्चे माल की जरूरत पड़ती रहती है। ऐसे में उसके लिए ये ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा अगर वो अपनी खुद की माइन में इस तरह के कच्चे माल की फैक्ट्री ओपन कर ले। इससे कच्चे माल को बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा और इसकी वजह से टाइम और पैसा दोनों बच जाएगा। इस तरह पलक झपकाते ही शुक्ला परिवार की सारी प्रॉपर्टी इन तीनों में बट गई और वही दूसरी तरफ सिद्धार्थ अभी भी रिहान के रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर कैद था और अपने परिवार के आने का और उसे बचाने का इंतजार कर रहा था। हालांकि लास्ट में जब उसे अपने परिवार की करंट सिचुएशन के बारे में पता चला तो वो पूरी तरह से सदमे में चला गया। वो इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कुछ गैर जरूरी लोगों को छोड़कर बाकी सभी शुक्ला परिवार के लोगों को रिहान ने उनकी पोजीशन पर से हटा दिया था और साथ ही साथ जो लोग जरूरी थे उन्हें वही बने हुए कैंप में लाकर कैप्चर कर लिया था। जैसे ही सिद्धार्थ ने ये जाने पहचाने चेहरे देखे जिन्हें उसके साथ बंद किया जा रहा था तो ये देखकर वो शॉक्ड हो गया। वो जल्दी से भागकर उनमें से एक के पास गया और जोर से चिल्लाते हुए उनसे पूछा, तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो और मुझे बचाने के लिए रीइंफोर्समेंट कहाँ है? मेरे पापा ने मुझे बचाने के लिए किन लोगों को भेजा है? जैसे ही सिद्धार्थ ने उस आदमी से ये सवाल पूछा तो उसके चेहरे पर गंदे से भाव आ गए और उसने अभी तक जो कुछ हुआ वो सब सिद्धार्थ को बता दिया। जैसे ही सिद्धार्थ को सच्चाई का पता चला तो वो एकदम से सदमे में चला गया और वही जमीन पर बैठ गया। इस वक्त उसमें सांस लेने तक की हिम्मत नहीं बची थी। उसने बहुत मुश्किल से बड़बड़ाते हुए कहा, शुक्ला फैमिली बर्बाद। शुक्ला परिवार में बहुत सारे लोग थे जिनकी वजह से रिहान खुद काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वो इतने सारे लोगों को यहाँ पर नहीं रख सकता था और वही दूसरी तरफ अमन और जुनैद के पास भी इतनी जगह नहीं थी और ना ही इतनी जेल थी जहां वो इतने सारे लोगों को रख सके। अचानक से आई इस प्रॉब्लम की वजह से रिहान को काफी मुश्किल हो रही थी। रिहान इन सब लोगों को जाने भी नहीं दे सकता था क्योंकि ये सब लोग शुक्ला परिवार के खास लोग थे। अगर रिहान इन्हें ऐसे ही जाने देता तो आगे चलकर ये रिहान के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते थे। तभी किस्मत से कैरी ने रिहान की उसका ये बोझ हल्का करने में मदद की। क्रोकोडाइल सोसाइटी का बिजनेस कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं था और इसी वजह से उन लोगों के पास ऐसी बहुत सारी जगह थी जिनके बारे में लोगों को नहीं पता था और जहां आराम से लोगों को कैद करके रखा जा सकता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोग पूरे साल करते थे और इस दौरान इन लोगों को अलग अलग खुफिया जगह की जरूरत पड़ती थी जिसके लिए इन लोगों ने अलग अलग जगह पर अपने अड्डे बनाए हुए थे। क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोग पूरी दुनिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करते थे। लोगों को किडनैप करके उन्हें अंडरग्राउंड फैक्ट्री और माइन में बेच देते थे। वहीं दूसरी तरफ रिहान कोई साधु संत नहीं था। वो जानता था कि शुक्ला परिवार के लोग उसके बहुत बड़े दुश्मन हैं। इसीलिए वो भी समझ गया था कि इन लोगों की एंडिंग
इतनी अच्छी तो नहीं होने वाली है और आगे इनके साथ जो कुछ भी होता है उससे रिहान को कोई लेना देना नहीं था। रिहान ने जल्द ही शुक्ला परिवार के कुछ जरूरी लोगों को क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों को सौंप दिया ताकि वे अपने हिसाब से इन लोगों से डील कर सके। और रही बात शुक्ला जी की, तो उन्हें टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने छुपाकर एक सीक्रेट चैम्बर में लॉक करके रखा था। शुक्ला जी का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। अभी बहुत सी ऐसी बातें थी जो रिहान उनसे जानना चाहता था। शुक्ला जी को अभी ये बात तक रिहान को बतानी थी कि उन्होंने अपना सीक्रेट खजाना कहाँ छुपाया हुआ है और पिछले कुछ सालों में शुक्ला परिवार ने जो भी खजाना बनाया है वो सब किस तरह से आया। वो बात अलग है कि रिहान को इन सब पैसों की ज्यादा परवाह नहीं थी, पर जब तक दुश्मन के पास थोड़ी बहुत भी ताकत है तब तक रिहान हर ताकत को उससे छीनता रहेगा जो उस दुश्मन को थोड़ी भी हिम्मत देता हो। रिहान जल्द से जल्द इस खजाने का पता लगाना चाहता था, क्योंकि अगर शुक्ला जी ने किसी और को इस बारे में बता दिया या फिर शुक्ला परिवार में ही किसी और को इस बारे में पता चल गया तो ये सारा खजाना खाली हो जाएगा और रिहान के हाथ कुछ नहीं लगेगा। और सबसे ज्यादा डर रिहान को इस बात का था कि अगर शुक्ला परिवार में ही कोई और बाकी रह गया और उसने उस फंड का इस्तेमाल रिहान से बदला लेने के लिए किया तो रिहान के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। अभी तक टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने रिहान को कह दिया था कि उसे हर हाल में डॉक्टर से अपनी पूरी बॉडी एग्जामिन करवानी होगी, क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे कि रिहान को उस जंगल में किसी डेंजरस इंसेक्ट ने काटा है या नहीं उसे कोई इंटरनल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। रिहान ये सब कुछ करवाना तो नहीं चाहता था, पर अपने सबॉर्डिनेट की रिक्वेस्ट पर रिहान को अपनी पूरी बॉडी एग्जामिन करवानी पड़ी और इस वक्त बहुत सारे डॉक्टर उसका बॉडी चेकअप कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मैगी अब और भी ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि उसे अभी अभी पता चला था कि रिहान अपने साथ जो स्पेशल सुपर कंडक्टिविटी और लेकर आया था उसमें स्लाइट रेडिएशन पाई गई थी और रिहान का इनका खर्चा भी बच जाएगा और साथ ही साथ ये लोग डायरेक्ट वहाँ से इस ओर को लेकर आ सकते थे और कहीं ना कहीं आगे चलकर इस नेचुरल तरीके से उनकी काफी मदद होने वाली थी और सोसाइटी के लिए भी अच्छा था। और अपने लिए काम लेने के बाद ये लोग इसे मार्केट में भी सेल कर सकते थे, जिससे इन लोगों को अनलिमिटेड पैसा मिल सकता था। आगे चलते अगर अच्छे से डेवलप किया जाता है तो एनर्जी की डिमांड को सक्सेसफुली फुलफिल किया जा सकेगा। जितना ज्यादा इन सब में पैसा और ताकत थी उतना ज्यादा ही डेंजर भी था। रिहान जानता था कि अगर दुनिया को इस बारे में पता चल गया तो बाकी लोग रिहान को कभी भी अकेले इस टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल नहीं करने देंगे और बहुत से लोग हैं जो शुक्ला परिवार के दुश्मन हैं। इस वजह से वे लोग भी एक साथ मिलकर रिहान को हराने के लिए और इस टेक्नोलॉजी को उनसे छीनने के लिए हाथ मिला लेंगे। इसीलिए जैसे ही उन्हें इस टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से पता लग जाएगा तो उसके बाद ये लोग उसे मार्केट में उतार देंगे और शायद उसी वक्त रिहान के दुश्मन बनने भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं रिहान की तरह दुनिया पर राज करने के सपने देख रहे थे और अकेले रिहान को इस दुनिया को कंट्रोल नहीं करने देना चाहते थे। इसीलिए रिहान को इस वक्त एक बड़ी ताकत की जरूरत थी जो उसकी सारी प्रॉपर्टी को अच्छे से संभाल सके। रिहान ने जल्दी ही इसके बारे में सोचना शुरू किया और उसके दिमाग में एक प्लान भी आ गया। इस पूरी सुपर फैक्ट्री को बनाने का सबसे बड़ा कारण बायोनिक ह्यूमन रोबोट आर्मी को तैयार करना था। अगर एक बार रिहान की ये सुपर बायोनिक ह्यूमन रोबोट आर्मी तैयार हो गई तो वो अपने आप रिहान और उसकी प्रॉपर्टी की रक्षा करेगी और इन लालच से भरे हुए भूखे भेड़ियों को उसकी प्रॉपर्टी से दूर रखेगी। अभी तक रिहान ने कई बार अपने इन बायोनिक ह्यूमन रोबोट का इस्तेमाल कर लिया था, जिसकी वजह से ये रोबोट अब और ज्यादा सीक्रेट नहीं रह गए थे। दुनिया में बहुत सारे लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से समझ गए थे कि रिहान के पास बायोनिक ह्यूमन रोबोट है और फिर इन बायोनिक ह्यूमन रोबोट ने कॉम्बैट लड़ाई के समय अपनी एनर्जेटिक स्ट्रेंथ दिखाई थी जो किसी भी ऑर्डिनरी इंसान में नहीं पाई जा सकती है। जब जापान में रोहन कपूर से कोको को छुड़वाया जा रहा था तो उस वक्त भी इन लोगों ने अपनी काफी अच्छी ताकत दिखाई थी। बाहरी दुनिया के लिए एक मैकेनिकल बायोनिक ह्यूमन रोबोट के बारे में पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो बात अलग थी कि बाहरी दुनिया के लोग इसे एक मॉन्स्टर या किसी और नाम से पहचान रहे थे, पर वो समझ गए थे कि ये इंसान नहीं है। उन्हें बस इतना लगता था कि रिहान के पास सुपर टीम है जिसमें अननोन लोग भरे हुए हैं और सब लोग अलग अलग पावर रखते हैं और इस ग्रुप में ज्यादातर लड़कियां हैं। हो सकता है आगे आने वाले कुछ टाइम तक लोगों को क्लियर तौर पर ये पता ना चले कि जिन्हें वे लोग स्ट्रेंज और सुपर टीम कह रहे हैं वो असल में मैकेनिकल ह्यूमन रोबोट है। रिहान समझ गया था कि भले ही लोगों को ये ना पता हो कि उसके पास मैकेनिकल ह्यूमन बायोनिक रोबोट है, पर लोगों को इतना अंदाजा हो गया था कि रिहान के पास कोई तो स्पेशल टीम है जो सुपर स्पेशल पावर रखती है और वो इंसान बिल्कुल नहीं है। हालांकि अभी भी कोई ये नहीं बता सकता था कि ये स्ट्रेंज और पावरफुल फोर्स रिहान के पास कहां से आए और ये सब लोग
इतने ज्यादा अजीब क्यों हैं? भले ही ये सब इंसानों जैसे दिखते थे, पर फिर भी इनकी पावर, इनका स्टैमिना, इनकी स्ट्रेंथ, सब कुछ इंसानों से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा थी। वहीं दूसरी तरफ सुपर रिसर्च इंस्टीट्यूट में इस वक्त रतिका की लीड में बाकी सभी रिसर्चर हर तरह के एनालिसिस इंस्ट्रूमेंट को घेर कर खड़े हुए थे। उन्हें कुछ तो पता चला था, जिसकी वजह से हैरानी और शौक से उन सब की जीभ उनके दांतों तले दब गई थी। असल में उस सुपर कंडक्टिंग ओर के बारे में इन सब लोगों को जो पता चला था, वो इन सब की उम्मीद से बहुत ज्यादा बाहर की बात थी। ये सुपर कंडक्टिव और फ्यूजन रिएक्टर प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए काफी था। ये सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर के अंडर में ही सुपर कंडक्टिविटी मेंटेन नहीं कर सकता था, बल्कि अकॉर्डिंग टू सिमुलेशन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी बिना किसी बदलाव के ये उतने ही अच्छी तरह से काम कर सकता था। जैसे ही रजत ने इस सुपर कंडक्टिंग ओर के बारे में जाना, तो वो और ज्यादा खुद को शांत नहीं रख पाया और उसने रिहान को देखते हुए उससे कहा, बॉस, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? ये ओर सिर्फ बाबेरियन माउंटेन इलाके में ही पाया जाता है। वहाँ पर इस तरह का और भी बहुत ज्यादा मात्रा में होगा ना। चलो जल्दी से जाकर वहाँ खुदाई करना शुरू करते हैं। जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी हम लोग पावर की कमी दूर कर सकते हैं। रजत के बोलने के बाद बाकी लोग जो वहाँ खड़े हुए थे, उन्होंने भी रिहान से रिक्वेस्ट करते हुए कहना शुरू कर दिया, यस बॉस, मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि दुनिया में इतना अच्छा और भी पाया जा सकता है। मैं फ्यूजन रिएक्टर बनाने के लिए और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ। हम लोग अभी चलते हैं ना, वहाँ पर जितना भी और होगा हम सारा खोद लेंगे, कुछ भी वहाँ बचना नहीं चाहिए। रिहान ने ध्यान से अपने सारे सबऑर्डिनेट्स की बात सुनी और उनकी एक्साइटमेंट को देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी भी क्या जल्दी है और वहीं पर मिलेगा, वैसे भी हमें चलकर वहाँ नहीं जाना है। रिहान की बात सुनकर रजत ने थोड़ी चिंता करते हुए कहा, जितनी जल्दी हम लोग खुदाई करके वहाँ से ये और निकाल लेंगे, उतनी जल्दी ये कीमती धातु हमारे पास होगी, वरना अगर किसी और को पता चल गया तो फिर हम क्या करेंगे? रजत की बात सुनकर रिहान ने रतिका से पूछा, रतिका, तुमने कहा था ना कि तुम इसे सिंथेसाइज कर सकती हो, क्या ये काम करेगा? रिहान की बात सुनकर रतिका पास में रखे हुए एनालिटिक्स इंस्ट्रूमेंट के पास बैठी और उसे ऑपरेट करते हुए कुछ देर तक ध्यान से देखने के बाद उसने रिहान से कहा, इस वक्त के लिए ऐसा किया जा सकता है। ये और सिलिकॉन बेस्ड है, पर ये उतना परफेक्ट नहीं है। इसके अंदर जो एटम पाया जाता है, उस आन को लग रहा था कि इस वक्त वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा और कहीं ना कहीं इन सब की वजह से बहुत ज्यादा रिसोर्सेज और पैसा दोनों वेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए इस वक्त रतिका के बताए हुए सिंथेटिक ओर का इस्तेमाल करना ज्यादा सही रहेगा। रिहान को इस वक्त बहुत ज्यादा आलस आ रहा था और वो ये सारी बातें डिटेल में रजत और बाकी लोगों को नहीं बताना चाहता था, इसीलिए उसने ये सारा सिर दर्द रतिका को सौंप दिया। वहीं दूसरी तरफ रतिका के लिए ये सारी बातें डिटेल में बताना कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं थी, क्योंकि इस जीनियस ने अभी अभी फ्यूजन रिएक्टर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और वो आराम से ये सारी बातें रजत और बाकी लोगों को बता सकती थी। और वैसे भी पिछले कुछ दिनों में रिहान के साथ रहते हुए रतिका, जो हमेशा कम बोलती थी, अब उसने भी थोड़ा बहुत बातें करना शुरू कर दिया था। रतिका ने वहाँ खड़े सभी लोगों को कहा, मुझे फॉलो करो, आप सब लोगों को मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। इतना कहकर रतिका उन सब लोगों को अपनी खुद की वर्कशॉप पर ले आई। रिहान भी रतिका को पीछे पीछे फॉलो कर रहा था। वो देखना चाहता था कि रतिका ऐसा कौन सा खजाना है जो इन सब लोगों को दिखाने वाली है। जैसे ही रतिका अपनी वर्कशॉप में आई तो यहाँ आकर उसने सबसे पहले अपने कंप्यूटर को ऑन किया और उसमें कुछ सीक्रेट बटन को दबाने लगी और उसके बाद एक इंक्रिप्टेड फोल्डर को ओपन किया। उसके बाद रतिका ने सब लोगों को एक डिजाइन किया हुआ ब्लूप्रिंट दिखाया, जिसके बारे में आज से पहले उसने किसी को भी नहीं बताया था। शुरुआत में जब रिहान ने उस डाटा और ब्लूप्रिंट को देखा तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और वही दूसरी तरफ रजत, जो एक सुपर जीनियस था, उसने जैसे ही रतिका का दिखाया हुआ डाटा और ब्लूप्रिंट देखा तो उसने तुरंत रिएक्ट करते हुए कहा, ये सब क्या है? कंप्लीटली सील्ड एक्सोस्केलेटन पावर आर्मर इज सिंगल यूज। रजत को इस वक्त अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब रतिका ने रजत की बात सुनी तो उसने हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ तुम सही समझ रहे हो, मैंने जब से ये डिश बनाई है तब से कहीं भी इनका यूज नहीं किया है और ना ही इनका इस्तेमाल किया है, पर मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इन सभी डिस्क का इस्तेमाल प्रैक्टिकल तौर पर किया जा सकता है। हाँ, पर एनर्जी सोर्सेस की प्रॉब्लम सॉल्व करना अभी बाकी है। अभी तक रिहान को भी थोड़ा बहुत समझ आ गया था, इसलिए उसने सवाल करते हुए पूछा, क्या सुपर बैटरी भी इस एनर्जी सोर्स प्रॉब्लम को खत्म नहीं कर सकती है? रिहान की बात सुनकर रतिका ने तुरंत मना करते हुए कहा, ये एक आम सिस्टम है
जिसमें आयरन पल्स फ्लाइंग बैकपैक लगा हुआ है। सुपर बैटरी इन्हें मेंटेन नहीं कर सकती है, ये काम सिर्फ मिनिएचर फ्यूजन रिएक्टर ही कर सकता है। जैसे ही रिहान ने रतिका की बात सुनी तो अचानक ही उसके मुंह से निकल गया ऑसम। इतना कहकर रिहान ने वहाँ पास में रखे हुए एक बटन को प्रेस कर दिया और जैसे ही बटन प्रेस हुआ तो कंप्यूटर स्क्रीन पर अभी तक जो डाटा और स्ट्रक्चर बना हुआ था वो डायरेक्ट 3D डायनामिक सिमुलेशन में बदल गया। रिहान अब इस पूरे काइनेटिक आर्मर का फुल व्यू देख सकता था। इस पूरे आर्मर का डिजाइन बहुत ही ज्यादा टफ था और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ था। इस पूरी डिजाइन को देखने के बाद रिहान को एहसास हुआ कि रतिका एक ग्रेट साइंटिस्ट होने के साथ साथ इंडस्ट्रियल आर्ट डिजाइन में भी माहिर है। कुछ सोचकर रिहान ने रतिका से पूछा, रतिका तुमने जो बनाया है वो वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है, पर इस वक्त इसे दिखाने का क्या पर्पस है? रिहान का सवाल सुनकर रतिका ने अपने उसी पुराने अंदाज में कहा, सेवेज माउंटेन इलाके में सुपर कंडक्टिंग वॉर को माइनिंग करने के लिए जो दिक्कत आ रही है, जैसे वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का और उस मिस्टीरियस मॉन्स्टर का भी डर हम लोगों को लगा रहेगा, पर हम जो आमा बनाने जा रहे हैं उससे हमारी ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। रिहान ने अपने सामने वाले ब्लूप्रिंट को ध्यान से देखा और मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। अभी तक इन सब बातों में रिहान का इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। वो ध्यान से ब्लूप्रिंट पर लिखे हुए पैरामीटर्स को डिटेल में पढ़ रहा था। लाने ले जाने में और बाकी चीजों में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। और रही बात डिगिंग करने की, तो वो काम रिहान के सुपर बायोनिक रोबोट अपने आप कर लेंगे। अगर वहाँ पर खोदते वक्त जमीन से मॉन्स्टर बाहर निकल आया तो उसके लिए भी सॉल्यूशन था। रिहान को याद है कि पिछली बार जब सुपर मैग्नेटिक कोर का इंटरफेरेंस हुआ था तो उसके ये सारे रोबोट्स का स्टैमिना कम हो गया था, पर इस बार रितिका ने पहले ही इन सब में एंटी इंटरफेरेंस डिवाइस इंस्टॉल कर दिया था। अगर अब कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरनमेंट भी आ जाए तो भी इनकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ कम नहीं होगी। इन सब बातों के बारे में अच्छे से जानने के बाद रिहान ने वहाँ खड़े हुए सभी लोगों से कहा, पाव आमा बनाने की तैयारी अभी से शुरू कर दो। पहला पावर आमा बनने में कितना टाइम लगेगा? रिहान का सवाल सुनकर रतिका ने मन ही मन में कैलकुलेशन की और फिर जवाब देते हुए कहा, अगर मैं अपना बाकी सारा काम साइड में रख दूं और ये सब लोग भी मेरी मदद करते हैं तो 2_3 महीने में ये बनकर तैयार हो जाएगा। रतिका की बात सुनकर रिहान ने उससे कहा, ठीक है, तो अभी अपना सारा ध्यान इस एक्सपेरिमेंटल मॉडल पर ही लगा। रिहान को अच्छे से पता था कि 2 से 3 महीने कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर दूसरे वेपन डिजाइन या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिजाइन की बात की जाए तो उन्हें पेपर पर डिजाइन करने से लेकर उन्हें फिजिकल ऑब्जेक्ट बनाने तक 1 से 2 साल लग जाते हैं। और इतना ही नहीं, फिजिकल ऑब्जेक्ट बन जाने के बाद भी अलग अलग तरह के ना जाने कितने ही टेस्ट करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। इस तरह से एक प्रोडक्ट को प्रैक्टिकल तौर पर बनाकर बाजार तक लाने में कम से कम 5 साल लग जाते हैं। रिहान ने अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट में जितने भी रिसोर्सेज और मैन पावर थे उन सबको इकट्ठा किया और पावर आमा प्रोड्यूस करने की तैयारी में लगा दिया। 2 से 3 महीने में ये प्रोडक्ट भी बनकर तैयार हो जाएगा और फिर इसकी टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंट में थोड़ा और टाइम जाएगा। हालांकि ऋतिक जैसी जीनियस होने का ये एडवांटेज था कि वो जो भी चीज बनाती थी वो ऑलमोस्ट परफेक्ट होता था और प्रोडक्ट के बनने के बाद उसकी टेस्टिंग या एक्सपेरिमेंट करने में ज्यादा वक्त खराब नहीं होता था और ना ही किसी मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती थी। बाकी सब तो ठीक था, पर रिहान हमेशा मन ही मन एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहता था और वो था उसके टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स और बायोनिक ह्यूमन रोबोट्स की कॉम्बैट स्ट्रेंथ के बीच का डिफरेंस। एक बात की चिंता रिहान को हमेशा लगी रहती थी और वो ये थी कि उसके टाइगर सिक्योरिटी गार्ड और बायोनिक ह्यूमन रोबोट्स के बीच की कॉम्बैट स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा अंतर था। इस वक्त रिहान के टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ग्रुप में बायोनिक ह्यूमन रोबोट्स के कंपैरिजन में बहुत सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। हालांकि उनके और बायोनिक ह्यूमन रोबोट्स के बीच की एबिलिटी में बहुत ज्यादा अंतर है। एक बार जब बायोनिक ह्यूमन रोबोट का मास प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा तो उस वक्त बायोनिक ह्यूमन रोबोट्स की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जब तक रिहान के पास इसी तरह पैसा और रिसोर्सेज बने रहेंगे तब तक उसे बायोनिक ह्यूमन रोबोट्स की कभी कमी नहीं होगी और वह जितने चाहे उतने रोबोट बना सकता था। वैसे तो बायोनिक ह्यूमन रोबोट्स में कोई कमी नहीं थी और वो हर तरह से कैपेबल थे, पर कुछ जगह थी जहां अभी भी ये लोग लैग कर रहे थे। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स जहां एक तरफ काफी ज्यादा फुर्तीला थे तो वही दूसरी तरफ बायंक रोबोट काफी ज्यादा एजिलिटी रखते थे। आफ्टर ऑल ये सब सिर्फ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट की हुई एक मशीन थी। ये कभी भी इंसान की बराबरी नहीं कर सकती थी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी ज्यादा हाई है, किसी भी हाल में ये इंसान की बराबरी नहीं कर सकते थे।
एक बार को तो रिहान ने सोचा कि वो अपने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स की संख्या बढ़ा दे, पर जल्दी ही उसे समझ आ गया कि इस तरह के मजे हुए केबल एलर्ट बॉडी का खर्च का मिलना इतना आसान नहीं है। और वही दूसरी तरफ जब इस फैक्ट्री में बड़े लेवल पर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो किसी के भी आने पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। अभी भी बाहर का कोई भी इंसान यहाँ नहीं आ सकता है जब तक रिहान उसे परमिशन नहीं दे देता। रिहान ने डिसाइड कर लिया था कि उसके टाइगर सिक्योरिटी गार्ड की जगह कोई नहीं ले सकता था, और आगे चलकर अगर किसी भी ऑपरेशन में रिहान को बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत होगी तो उस वक्त टाइगर सिक्योरिटी गार्ड उस मिशन को लीव करेंगे और ये सारे ह्यूमन रोबोट उनकी मदद करेंगे और उनके कमांड्स एक्सेप्ट करेंगे। ये सारी बातें सोचकर रिहान ने वहाँ खड़े सभी लोगों से कहा, अब से हम सब लोग रॉ मटेरियल और स्पेयर पार्ट का इस्तेमाल आसानी से कर पाएंगे और आसानी से उन्हें परचेज भी कर पाएंगे। जब यहाँ पर मास प्रोडक्शन हो जाएगा तब मैं चाहता हूँ कि टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के सभी लोग पावर आर्मर से इक्विप हो। रिहान की बात सुनकर रजत ने कुछ सोचते हुए कहा, रिहान आपने बहुत जल्दबाजी में हम लोगों को ऑर्डर दे दिया है। बाइंग ह्यूमन रोबोट के लिए मटेरियल को परचेज करके स्टोर करने में ही बहुत पैसा खर्च हो गया है। अब अगर हम फिर से रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगी। इससे पहले जब रॉ मटेरियल खरीदने की बात आई थी तो उस वक्त रिहान ने बाजार में बिकने वाले लगभग सभी तरह का रॉ मटेरियल खरीद लिया था। अब अगर वो फिर से रॉ मटेरियल खरीदेगा तो स्टोरेज की दिक्कत आएगी, और अगर स्टोरेज की दिक्कत नहीं भी आती है तो भी इन सब की प्राइस बजट को हिला कर रख देगी। और इसी वजह से रिहान की बात सुनकर रजत ने उसे और उसके प्रपोजल को थोड़ा डाउट करते हुए देखा था, पर शायद रजत भूल गया था कि इस वक्त वो रिहान से बात कर रहा है जिसके लिए पैसों की दिक्कत का भी कोई बड़ा इशू था ही नहीं। अपनी प्रोडक्शन पावर को जल्द से जल्द बढ़ाने के लिए और दुनिया में और ज्यादा ताकतवर बनने के लिए रिहान को अगर अरबों रुपए भी खर्च करने पड़े तो वो एक मिनट भी नहीं सोचेगा। रजत की बात सुनकर रिहान ने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए कहा, कोई बात नहीं, थोड़े बहुत पैसे की ही बात है, इतना मैं अफोर्ड कर लूंगा। तुम लोगों को जो सामान चाहिए तुम लोग खरीद लो और 10,000 पावर आर्मा बनाने की तैयारी शुरू कर दो। इस वक्त रिहान के टाइगर सिक्योरिटी गार्ड ग्रुप में 6,000 से ज्यादा लोग थे और उन सभी को रिहान इक्विप करना चाहता था। अगर कोई भी पावर आर्मा खराब हो गया तो उसे ठीक करने के लिए एडवांस में रॉ मटेरियल होना जरूरी था। इसलिए रिहान ने 10,000 पावर आर्मर बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स खरीदने की बात कही थी। रिहान की बात सुनकर रतिका ने मन ही मन में इस पूरे रॉ मटेरियल को खरीदने की कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली थी, और कैलकुलेशन से उसे पता चला कि पावर आर्मर की कॉस्ट बाइनिक ह्यूमन बनाने से तो बहुत कम आएगी। रिसर्च इंस्टीट्यूट का सारा काम करने के बाद रिहान वापस अपने मेंशन में आ गया, और जैसे ही वो मेंशन में एंटर हुआ तो उसने देखा कि मैगी अपने चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन लिए उसकी तरफ ही आ रही है। रिहान उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही मैगी रिहान के पास आकर बोली, बॉस आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट आ गई है, आपकी बॉडी ठीक है पर हमें कुछ पता चला है। रिहान ने जैसे ही मैगी को देखा तो उसके अजीब से एक्सप्रेशन देखकर रिहान का दिल एकदम से धड़कना बंद हो गया। उसे दिल ही दिल में बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसने अपने मन में सोचा कि क्या सच में उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और क्या रेडिएशन इतनी बुरी तरह से उसके शरीर पर असर कर रहा है। पर जब उसने सुना कि उसकी रिपोर्ट में उसकी बॉडी बिल्कुल ठीक आई है तो रिहान को थोड़ा सुकून मिला और उसने एक गहरी सांस ली। हालांकि अगले ही पल जब मैगी ने कहा कि उसके शरीर में कुछ अनएक्सपेक्टेड पता चला है तो उसका दिल फिर से एक बार घबराने लगा। रिहान ने नर्वस होते हुए पूछा, क्या पता चला है? रिहान की बात सुनकर मैगी ने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, पता चला भी है और नहीं भी बॉस, मुझे लगता है कि आपको जल्दी छोटी बहन मिलने वाली है। जैसे ही रिहान ने मैगी की बात सुनी तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने चौंकते हुए कहा, रिहान को जितना याद आ रहा था वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, तो अचानक से उसकी छोटी बहन कहाँ से आ गई? अगर उस बहन का जन्म अभी अभी हुआ है तो ये भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि उसके माँ बाप की डेथ बहुत पहले ही हो चुकी थी। रिहान को इतना हैरान देखकर मैगी ने उससे कहा, बॉस जब मैं आपका जीन एनालिसिस पूरा कर रही थी तो उस वक्त मैंने आपके पापा के जीन से आपका डाटा कंपेयर किया था और वहाँ डबल कंपैरिजन था, पर कंप्यूटर एनालिसिस के दौरान डेटाबेस में एक और जेनेटिक डाटा सेट मिला है। असल में मैगी रिपोर्ट आने के बाद खुद से क्रॉस चेक करना चाहती थी, इसीलिए उसने कंप्यूटर की मदद से रिहान के पापा के जेनेटिक डाटा को रिहान से मिलाने की कोशिश की और उसी दौरान उसे इन सब का पता चला। रिहान के पेरेंट्स का जेनेटिक डाटा उस कंप्यूटर में था और जब सारे डाटा मिले गए तो मैगी को पता चला कि रिहान के पापा के जीन्स रिहान के साथ साथ एक और इंसान से मिल रहे थे जिसमें रिहान के पापा कॉमन थे पर माँ अलग थी। रिहान ने हैरान होते हुए और विश्वास न करते हुए मैगी से पूछा, क्या तुमने पक्का यही देखा था?
कहीं डेटाबेस में कोई बगल तो नहीं आ गया है। रिहान को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो पिछले 24 साल से इस बात से अनजान था कि उसके एक छोटी बहन भी है जो उसकी सौतेली माँ से उसे हुई है। आज से पहले ना तो रिहान के माँ बाप ने और ना ही घर में किसी और ने उसे कभी भी इस बारे में कुछ बताया था। इसीलिए रिहान को इन सब बातों पर शक हो रहा था। रिहान को शक करता हुआ देखकर मैगी ने पूरे विश्वास के साथ कहा, बॉस शुरू में मुझे भी इस बात पर शक हुआ था, पर जब मैंने इसके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे पता चला कि शायद ये बात कहीं ना कहीं सही। इतना कहते कहते मैगी चुप हो गई। तभी रिहान ने विश्वास न करते हुए फिर से कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है कुछ ना कुछ फ्रॉड हुआ हो। आजकल इस तरह के सक्षम और बड़े परिवारों में लोग गलत तरीके से डेटाबेस में चोरी करके अमीर परिवारों से अपने रिश्ते निकाल लेते थे। ये एक ऐसी बात होती थी जिसमें अमीर परिवार सबसे ज्यादा डरते थे, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत किसी भी हाल में बचानी होती थी। और इसी का फायदा उठाकर गलत और झूठी रिपोर्ट दिखाकर ये लोग अमीर परिवारों के साथ सौदा करते थे और बहुत सारे पैसे लेकर अपनी लाइफ एंजॉय करते थे। और ऐसा करने के लिए ये किसी भी हद तक चले जाते थे। जीन्स मॉनिटरिंग के थ्रू गलत डेटाबेस बनाना आजकल बच्चों को काम हो गया था। बड़े बड़े परिवारों में ये रिवाज होता था कि लड़के की 15 हंडस को 16 उम्र होते ही उसे घर से बेघर कर दिया जाता था ताकि वो अपनी काबिलियत पर जी सके। और इस दौरान बहुत सारे अमीर बच्चे गलत आदतों में पड़ जाते थे और उनमें से ज्यादातर बच्चे तो इस तरह की गरीबी की जिंदगी जी ही नहीं पाते थे। बहुत से परिवारों में सिर्फ एक ही वारिस होता था और उसके साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया जाता था। इस तरह से बहुत से परिवारों में सबसे बड़ा सवाल ये उठता था कि उनके बाद उनकी प्रॉपर्टी को कौन संभालेगा और कौन उनका अगला वारिस बनेगा। जिन परिवारों में सिर्फ एक बच्चे होते थे और जिनके माँ बाप मर चुके होते थे, उसका पता लगाकर साधारण लोग पैसा कमाने के लिए गलत तरीके से डेटाबेस तैयार करके अपने आप को उन लोगों का अगला वारिस घोषित कर देते थे। ये लोग शॉर्टकट तरीके से रातों रात अमीर बनने के लिए इसी तरह का काम करते थे। और आजकल वैसे भी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी थी जिसमें सेम जीन्स डाटा को मिलाना कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे ही ये लोग जेनेटिक टेस्ट पास कर लेते थे तो उसके बाद कोई भी उन पर जल्दी से सवाल नहीं उठा पाता था। फिर भी चाहे जितना भी एक्यूरेट और साइंटिफिक जेनेटिक टेस्ट क्यों ना हो, जब तक ये काम कोई इंसान करता है तब तक डेफिनेटली कोई ना कोई गलती होने के चांसेस बने रहते हैं। चाहे फिर गलत डाटा को चुराना हो या फिर किसी और से डाटा को फिल करवाना हो या फिर किसी से पैसे देकर जानकारी लेना हो, ये सब कुछ उस इंसान की हुई गलतियां थी जिससे रिहान इन सब के बारे में पता लगा सकता था। अब रिहान खुद एक इतने बड़े परिवार का बेटा था जहां उसके पास अरबों रुपए की संपत्ति थी। वो बात अलग थी कि मित्तल परिवार ने अभी तक उसे अपना वारिस घोषित नहीं किया था और रिहान के माँ बाप भी अचानक से चल बसे थे। पर फिर भी पूरी दुनिया जानती थी कि रिहान अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है और उसका कोई दूसरा भाई या बहन नहीं है। अगर किसी भी तरह से रिहान को कुछ हो जाता है तो दूसरे इंसान को मौका मिल जाएगा रिहान की सारी संपत्ति और उसके पैसों को हड़पने का। यही सब सोचकर रिहान को बार बार लग रहा था कि जरूर किसी इंसान ने जानबूझकर पहले से ही ये सारी प्लानिंग की हुई है ताकि रिहान को कुछ होते ही वो इंसान सब कुछ अपने नाम कर ले। और रही बात ये पता लगाने की कि वो इंसान कौन है जिसने ये सब किया है, तो ये काम रिहान के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। रिहान आराम से रिपोर्ट में दिए हुए इंसान को फॉलो करके उसके बारे में पता कर सकता था। हालांकि ये कहना मुश्किल था कि रिपोर्ट में जो लड़की अपने आप को रिहान की बहन बता रही है वो इस पूरे खेल की असली मास्टरमाइंड है या फिर सिर्फ एक बुढ़िया जिसे कोई और नचा रहा है। रिहान एक सुपर जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता था जहां अभी भी पूरा मित्तल परिवार एक इंसान के हाथों ही ऑपरेट हो रहा था। रिहान के बहुत सारे कजिन थे जो हर हाल में पूरे मित्तल परिवार की बागडोर संभालना चाहते थे और खुद को असली वारिस घोषित करवाना चाहते थे। दिक्कत ये थी कि इतने सारे कजिन होने की वजह से ये लोग सबसे लड़ नहीं सकते थे, इसीलिए हर कोई अलग अलग तरीका निकाल रहा था जिससे खुद को मित्तल परिवार का असली वारिस बता सके और सारी पावर अपने हाथों में ले सके। रिहान अच्छे से जानता था कि उसके बाकी भाई बहन अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो मित्तल परिवार और उसकी पावर पर अपना हक जमा सके, जबकि रिहान शुरू से ही अपने आप को इन सब से अलग रख रहा था। उसे अपने परिवार की प्रॉपर्टी पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता था। पर अचानक से बहन पैदा हो जाने की वजह से रिहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वैसे तो बड़े घरों में नाजायज बच्चों को सबसे छोटा माना जाता है, ना ही उसे कोई महत्व दिया जाता है और ना ही उसकी जिंदगी की कोई परवाह की जाती है। पर मित्तल परिवार इस मामले में स्पेशल था। अगर कोई बच्चा नाजायज होता भी है तो भी अगर एक बार
ये बात प्रूफ हो जाए कि उसके शरीर में मित्तल परिवार का ही खून है तो वो लोग तुरंत उसे अपना लेते हैं। वो बात अलग है कि ऐसे बच्चों को अपने परिवार की भागदौड़ में कमान नहीं दी जाती है, पर अगर कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन रखता हो तो उसे ये कमान मिल जाती है। जहां एक तरफ रिहान अपने ख्यालों में खोया हुआ था तो वहीं दूसरी तरफ मैगी के दिमाग में भी इस वक्त बहुत सारे सवाल चल रहे थे, पर फिलहाल इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए उसे इस मामले को सीरियसली लेना था। चाहे ये बात असली हो या नकली, उसे पूरी तरह से इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी थी। अगर ये बात गलत निकली तो इसका मतलब साफ था कि कोई रिहान के खिलाफ साजिश कर रहा था और मैगी को जल्द से जल्द उस इंसान का पता लगाना था ताकि उसके बॉस के लिए मुसीबत और ज्यादा न बढ़े। और अगर ये बात सच निकलती है और वो लड़की सच में रिहान की बहन है तो वो लड़की रिहान की बायोलॉजिकल सिस्टर होगी, भले ही उसकी माँ कोई और क्यों ना हो, और रिहान इस दुनिया में उसका सबसे करीबी रिश्तेदार होगा। ऐसे में रिहान अपनी बहन को बाहर की दुनिया में अकेले भटकने नहीं दे सकता था। कुछ सोचकर मैगी ने रिहान से कहा, बॉस अच्छा होगा अगर आप मुझे पर्सनली इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करने दे। ये मामला बहुत ही ज्यादा संजीदा था और बिना किसी प्रूफ के रिहान इस बारे में किसी को भी पता नहीं लगने दे सकता था। रिहान की पर्सनल असिस्टेंट और बॉडीगार्ड मैगी रिहान की सबसे ज्यादा भरोसेमंद एम्प्लॉय थी जिसे रिहान ये मामला संभालने के लिए दे सकता था। ऐसा नहीं था कि रिहान को बाकी लोगों पर विश्वास नहीं था, पर शायद बाकी सबॉर्डिनेट्स तक ये बात पहुंचानी जरूरी नहीं थी। ये मामला रिहान के परिवार का था जिसे रिहान इतनी आसानी से बाहर के लोगों तक नहीं फैलने दे सकता था। यही सब सोचकर रिहान ने मैगी से कहा, पहले मुझे उन डॉक्यूमेंट्स को देखने दो, मैं ध्यान से उन डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करना चाहता हूँ। रिहान ने जैसे ही अपनी बात कही तो मैगी ने तुरंत एक फाइल रिहान को पकड़ा दी जो उसने पहले से ही तैयार कर रखी थी। रिहान ने फाइल में से पेपर निकाले और बहुत ध्यान से सीरियस होकर उन्हें पढ़ने लगा। मैगी ने सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ध्यान से कलेक्ट की थी और इस फाइल में उस लड़की की एक फोटो भी थी। फाइल में ऊपर ही लड़की का नाम तानिया मित्तल लिखा हुआ था और साथ में तानिया की माँ का नाम पलक लिखा हुआ था। कुछ साल पहले जेनेटिक टेस्ट करवाया गया था और उस वक्त तानिया की उम्र 14 साल थी और आज 3 साल बाद उसकी उम्र 17 साल हो गई है। रिहान ने ध्यान से उस फोटो को देखा। ये फोटो उस वक्त की है जब तानिया 14 साल की थी। उस वक्त तानिया बहुत ही ज्यादा क्यूट और मासूम दिख रही थी, हालांकि उसके चेहरे के फीचर्स बहुत ज्यादा रियल नहीं लग रहे थे। रिहान ने जब ध्यान से देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे उस वक्त तानिया डिप्रेशन में थी। इसका कारण शायद ये था कि उस वक्त तानिया की जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही थी, या फिर हो सकता है कि जब वो फोटो खिंचवा रही थी उस वक्त उसकी जिंदगी में कुछ बहुत दुख भरा हुआ हो, जिस वजह से उसके चेहरे पर मुस्कान ही नहीं थी। रिहान समझ नहीं पा रहा था कि उस वक्त तानिया इस तरह का चेहरा लेकर फोटो क्यों खिंचवा रही थी। खैर, अगर बात तानिया और रिहान के फेशियल फीचर्स की जाए तो इन दोनों के चेहरों में बहुत ज्यादा समानता थी। इन दोनों का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों सगे बहन भाई हैं। अगर दूर से कोई इंसान देखे तो इन दोनों को सागा बहन भाई ही बताएगा। ये बात सोचकर ही रिहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि जल्दी ही उसने इन ख्यालों को दूर झटक दिया, क्योंकि अगर ये उसकी बहन ना हुई और कोई फेक पर्सन हुई तो बाद में जाकर रिहान को दुख होता। और वैसे भी जेनेटिक टेस्ट के जरिए 2 लोगों के फेशियल फीचर्स को सिमिलरिटी दी जा सकती थी और इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। और ऐसे भी दुनिया में करोड़ों लोग हैं और उनमें से बहुत सारे लोग बहुत हद तक एक जैसे दिखते हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि एक इंसान के जैसे दुनिया में 7 लोग दिखाई देते हैं। रिहान ने मन ही मन सोच लिया था कि वो हर हाल में इस इंसान को और इस रिपोर्ट को गलत प्रूफ करके रहेगा, वरना रिहान के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। अगर रिहान खुद ही मान जाएगा कि ये झूठ सच है तो जरूर जो लोग इसे फंसा रहे होंगे वो लोग अपने काम में सक्सेसफुल हो जाएंगे। रिहान ने सोचा कि कोई अगर फोटो में बहुत भला और सीधा साधा लग रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंसान अच्छा हो और रिहान उसके भोलेपन में आकर या खुद को बेवकूफ बनाकर अपना सब कुछ गवा दे। रिहान ने ध्यान से एक बार फिर से उस डॉक्यूमेंट को देखा जिसमें तानिया के बारे में लिखा हुआ था कि वो अपनी रिस्ट्रक्चर फैमिली में बड़ी हुई थी और अब अपने बायोलॉजिकल मदर और स्टेप फादर के साथ रह रही है और इसके साथ साथ उसका एक छोटा भाई भी है। फिर भी अगर देखा जाए तो तानिया के छोटे भाई से रिहान का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो अपने माँ बाप का सागा बेटा था, जबकि तानिया उसकी खुद की स्टेप मदर पलक और उसके पापा की बेटी थी। इसका मतलब वो रिहान की बहन थी और रिहान अपनी बहन को ऐसे ही अनजान लोगों के बीच नहीं रहने दे सकता था। रिहान जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन को पढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उसे पता चल रहा था कि तानिया इस वक्त अपने परिवार के साथ उत्तराखंड में रह रही है और ये लोग मिडिल क्लास लाइफ जीते हैं। हालांकि मिडिल क्लास लाइफ भी ये काफी लोअर लेवल पर जी रहे थे। तानिया की माँ पलक एक शॉपिंग मॉल में गाइड का काम करती थी और वही उसके पापा के पास
कोई भी प्रॉपर जॉब नहीं थी। तानिया के माँ बाप को अपना लोन भरना पड़ता था और साथ ही साथ तानिया और उसके छोटे भाई की स्कूल फीस भी भरनी पड़ती थी। इस तरह से इन लोगों की लाइफ में काफी ज्यादा बोझ था। रिहान ने फोटो में तानिया का चेहरा देखा जो इस वक्त काफी ज्यादा पतला था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो ठीक से खाती भी नहीं है। वैसे तो रिहान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर जब से अनजाने में तानिया का नाम उसके परिवार से जुड़ा था और रिहान को अभी अभी पता चला था कि तानिया उसकी बहन है, तब से रिहान को थोड़ा बुरा लग रहा था। वो अपनी बहन को इतने दर्द में नहीं देख सकता था। तानिया उसकी बहन है या नहीं, इस बात का पता लगाना अभी बाकी था। अगले ही पल रिहान के दिमाग में ख्याल आया कि अगर ये लड़की झूठी निकली और रिहान की बहन नहीं हुई तो इसका साफ साफ मतलब होगा कि इस लड़की का रिहान के ही किसी रिश्तेदार के साथ कोई ना कोई रिश्ता है। रिहान ने अपने हाथ में पकड़ी हुई इन्फॉर्मेशन को पास ही की एक टेबल पर रख दिया और कुछ सोचने लगा। कुछ देर तक सोचने के बाद रिहान ने मैगी से कहा, मैं खुद पर्सनली वहाँ जाकर देखना चाहता हूँ। रिहान खुद अपनी आंखों से वहाँ जाकर इन सब के बारे में कंफर्म करना चाहता था, क्योंकि ये मामला किसी की जिंदगी का था और रिहान इस बात पर किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता था, चाहे फिर वो मैगी ही क्यों ना हो। पता नहीं क्यों पर मन ही मन रिहान का इस लड़की से एक लगाव सा हो गया था। ना चाहकर भी उसका मन बार बार इस लड़की को अपनी बहन बता रहा था। रिहान मन ही मन बेचैन हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या नहीं। रिहान ने बहुत सालों पहले अपने माँ बाप को खो दिया था और अकेले ही बड़ा हुआ था। फैमिली के नाम पर उसके पास कोई नहीं था। ऐसे में अचानक से एक बहन के बारे में पता चलना रिहान के लिए बहुत अजीब हो रहा था। कोई नहीं जानता था, पर रिहान हर दिन हर रात अपने परिवार के लिए तरसता आया था। उसे हमेशा अपने माँ के प्यार और पापा की एडवाइस की कमी महसूस होती थी। वो चाहता था कि रक्षाबंधन के दिन उसके हाथ पर भी खूब सारी राखियां सजी हो और वो अपनी बहन के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाए, उसकी रक्षा का उसे वादा करे और उसकी हर छोटी छोटी डिमांड को पूरा करे। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए रिहान का परिवार बचपन में ही उससे अलग हो गया और दूसरा कोई भी सगा बहन भाई उसके पास नहीं था। इतने सालों बाद अचानक से जब रिहान को पता चला कि उसकी कोई बहन है तो उसका अपने आप पर बस नहीं चल रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और मन में एक के बाद एक ख्याल आ रहे थे। सच है या झूठ है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो एक बार उस लड़की से मिलना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ मैगी ने जब सुना कि रिहान पर्सनली वहाँ जाना चाहता है तो जाहिर तौर पर मैगी इस बात के खिलाफ थी, क्योंकि आखिरी बार जब रिहान अकेला बाहर गया था तो उसे क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों ने किडनैप कर लिया था। और अगर इस बार भी रिहान बाहर गया और शुक्ला परिवार के ही किसी इंसान ने बदला लेने के लिए रिहान को किडनैप कर लिया या उस पर हमला कर दिया तो मैगी क्या करेगी। यही सब सोचकर मैगी ने रिहान को एडवाइस देते हुए कहा, बॉस मुझे लगता है कि आपका बाहर जाना खतरनाक हो सकता है, आप घर पर ही रुकिए, मैं चली जाती हूँ। अगर वहाँ पर जाकर मुझे कुछ पता नहीं चला तो मैं तान्या को अपने साथ यहाँ ले आऊंगी ताकि आप पर्सनली सब कुछ कंफर्म कर सके। मैगी की बात सुनकर रिहान ने तुरंत मना करते हुए कहा, क्या सही है और क्या नहीं ये बता पाना अभी मुश्किल है मैगी। मुझे लगता है कि हमें उनकी शांत जिंदगी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं वहाँ पर पर्सनली जाकर उनसे नहीं मिलने वाला हूँ, बल्कि सीक्रेट तौर पर ऑब्जर्व करके फिर कंफर्म करूंगा। मुझे अपने साथ वहाँ कुछ लोग चाहिए होंगे। रिहान की बात सुनकर मैगी रिहान को कुछ और नहीं कह पाए और उसने तुरंत ऑर्डर एक्सेप्ट करते हुए कहा, ठीक है बॉस, पर मैं आपके साथ वहाँ जाऊंगी। जैसे ही रिहान ने मैगी की बात सुनी तो वो तुरंत सहमत हो गया और मैगी को इंस्ट्रक्शन दिया कि वो जाकर बाकी लोगों को इकट्ठा करे, क्योंकि रिहान अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था। जल्दी ही मैगी अपने साथ कुछ बायोनिक ह्यूमन रोबोट और एक बायोनिक डॉग को लेकर रिहान के पास आ गई और फिर वो सभी रिहान के प्राइवेट प्लेन में बैठकर उत्तराखंड की तरफ निकल गए। रिहान के साथ लगभग 100 टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स भी आए थे जो दूसरे बिजनेस प्लेन में रिहान को फॉलो कर रहे थे। रिहान की सेफ्टी के लिए बहुत सारे लोग उसके साथ थे, पर फिर भी किसी को कानों कान खबर नहीं हो रही थी, क्योंकि सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने कैजुअल कपड़े पहने हुए थे और सब लोग इस तरह प्रिटेंड कर रहे थे जैसे वो लोग ऑर्डिनरी लोग हैं और साथ ही साथ सीक्रेट तौर पर रिहान को फॉलो कर रहे थे और उसकी सेफ्टी का ध्यान भी रख रहे थे। मैगी ने अपनी आखिरी बार की हुई गलती से तुरंत सबक सीख लिया था और अब वो रिहान को कहीं भी अकेला नहीं जाने दे रही थी और साथ ही साथ हर वक्त रिहान के पास खुद भी रहती थी। वहीं दूसरी तरफ रिहान भी जानता था कि मैगी को उसकी बहुत ज्यादा परवाह है और वो अपने अच्छे इंटेंशन की वजह से ही ये सब कुछ कर रही है, इसीलिए रिहान उसे कुछ भी करने से रोकता नहीं था। हालांकि रिहान भी अपने सबऑर्डिनेट्स के बारे में बहुत सोचता था और वो उन लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि लास्ट टाइम जब क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों ने उसे किडनैप किया था
तो उस वक्त सारे सबॉर्डिनेट्स जो उसे फॉलो कर रहे थे उन सबको बहुत मुश्किल उठानी पड़ी थी और क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों ने उन लोगों के साथ काफी जुर्म भी किया था। इस वक्त रिहान के सारे सबॉर्डिनेट्स कैजुअल ड्रेस में दूसरे प्लेन से रिहान को फॉलो कर रहे थे और इस तरह दिख रहे थे जैसे वो साधारण यात्री हो। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, उत्तराखंड में चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है और बहुत सारी नदियां हैं। नेचर के बीच में बसा ये खूबसूरत सा शहर अपने आप में दुनिया की प्राकृतिक खूबसूरती को समेटे हुए है। उत्तराखंड का कल्चर, यहाँ के कस्टम्स, यहाँ की पहाड़ी भाषा और रहन सहन सब कुछ यहाँ के लोगों को और यहाँ की खूबसूरती को बयान करता है। उत्तराखंड में हर साल बहुत सारे लोग घूमने या मंदिरों में दर्शन करने के लिए आते थे। इस वजह से रिहान का उत्तराखंड जाना किसी को भी उसकी ओर आकर्षित नहीं करेगा और वो बाकी लोगों की तरह ही सिर्फ एक टूरिस्ट बनकर लोगों की आंखों में चमकेगा। तानिया मित्तल इस वक्त उत्तराखंड के ही एक शहर ऋषिकेश में रह रही थी और जिस जगह तानिया का घर लोकेटेड था वो लगभग 30 साल पहले बनाया गया था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है और यहाँ आसपास दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा था। इस बिल्डिंग तक जो सड़कें जाती थी वहाँ बहुत ज्यादा गड्ढे बने हुए थे और चारों तरफ सिर्फ गंदगी ही गंदगी थी। हालांकि यहाँ एक चीज काफी अच्छी थी और वह थी हरियाली जो चारों तरफ काफी ज्यादा फैली हुई थी। गर्मियों में भी यहाँ का मौसम काफी ठंडा बना रहता था। रिहान ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो अभी अपनी बहन तानिया से नहीं मिलेगा ताकि किसी को शक ना हो। वो यही के लोकल बाजार से कुछ कपड़े ले आया और नॉर्मल लोगों की तरह दिखने के लिए वही सब पहनने लगा। लोकल बाजार के लोगों ने जब रिहान को इस तरह की हरकत करते हुए देखा तो सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए क्योंकि रिहान एक लग्जरी गाड़ी में बैठकर आया था जिसने पहले से ही लग्जरी कपड़े पहने हुए थे जिनकी कीमत करोड़ों में थी और हाथ में पहनी उस घड़ी की कीमत भी बहुत ज्यादा थी। उन सबको छोड़कर रिहान यहाँ के लोकल मार्केट के कपड़े पहन रहा था। ये बात यहाँ के दुकानदारों को समझ नहीं आ रही थी। ऊपर से रिहान का सेलेक्टिव होकर कपड़ों को चूज करना और स्किलफुली अपने लिए कपड़े देखना वहाँ के लोगों को काफी हैरान कर रहा था। रिहान को देखकर साफ पता चल रहा था कि ये बहुत बड़े घर का बेटा है और ये देखकर कुछ लोग डर भी रहे थे। पर जब उन्होंने देखा कि रिहान रोड साइड फूड खा रहा है, कपकेक ले रहा है, तो उसकी ये सिंप्लिसिटी देखकर बहुत से लोग मन ही मन खुश भी हो रहे थे। रिहान ने लोकल बाजारों से कुछ सामान खरीदा और अपने करोड़ों के कपड़े छोड़कर नॉर्मल स्ट्रीट कपड़े पहन लिए। उसे देखकर अब बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे वो भी उत्तराखंड का ही रहने वाला हो। रिहान अभी भी लग्जरी गाड़ी में ही घूम रहा था, इसीलिए तानिया के घर के पास पहुंचने से पहले उसने अपने ड्राइवर को ऑर्डर दिया कि वो इस गाड़ी को किसी भी आसपास की शॉपिंग मॉल की बिल्डिंग की अंडरग्राउंड पार्किंग में पार्क कर दे। गाड़ी से निकलकर रिहान नॉर्मल लोगों की तरह मैगी के साथ तानिया के घर के आसपास ध्यान से देख रहा था। ऑफ कोर्स रिहान के टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स उसे अकेला नहीं छोड़ रहे थे। वे सब लोग भी नॉर्मल कपड़े पहने हुए इधर उधर घूम रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे और दिखा रहे थे जैसे उनका रिहान से कोई लेना देना ही ना हो। रिहान इस वक्त काफी ज्यादा नर्वस लग रहा था, पर फिर भी उसने खुद को कंट्रोल किया और एक गहरी लंबी सांस लेकर तानिया की सोसाइटी की तरफ निकल पड़ा। रिहान जब सोसाइटी में एंटर हुआ तो जाहिर सी बात थी कि पहली बार में उसे तानिया कहीं भी नजर नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ अगर बात तानिया की जाए तो फिलहाल वो अपने हाई सेकेंडरी स्कूल में थी और जब भी वो नर्वस होती या फिर दुखी होती तो हमेशा सुबह से लेकर शाम तक अपने स्कूल में ही रहती थी और रात के 10 बजे के आसपास घर वापस आती थी। रिहान को अभी तक तानिया नहीं दिखी थी, पर उसका छोटा भाई लकी दिखाई दे गया था। जहां एक तरफ तानिया अपनी माँ का सरनेम यूज करती थी तो वही दूसरी तरफ लकी अपने पापा का सरनेम यूज करता था। लकी इस वक्त 5th क्लास में था और उसे वीकेंड पर स्कूल जाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वो पड़ोस में ही बाकी बच्चों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था। जहाँ एक तरफ सब बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे थे तो वही दूसरी तरफ यहाँ की आंटी इस वक्त अपनी डांस क्लासेस चलाती थी। इसी वजह से दोनों ग्रुप के बीच में आर्गुमेंट हो रहा था कि कौन इस जगह का इस्तेमाल करेगा और कौन नहीं। लकी इस वक्त छोटा बच्चा था, पर उसका गुस्सा छोटा नहीं था। उसे देखकर लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा ग्वेल है। उसे इतनी सारी बड़ी औरतों को अपने सामने देखकर भी बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, बल्कि वो बार बार इन लोगों पर गुस्सा करके कोस रहा था। जहाँ एक तरफ सभी बच्चे लक्की को आगे करके अपनी बात रख रहे थे तो वही दूसरी तरफ सभी आंटी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। वो सब लोग अपने बड़े होने का हुक्म चला रही थी और पीछे हटने से मना कर रही थी। धीरे धीरे ये बहस बड़ी होती चली गई और अब दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को धक्का देकर उस जगह को खाली करवा रहे थे और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। वही दूसरी तरफ रिहान और उसके लोग साइड में कोने से खड़े होकर
इन लोगों को इंटरेस्ट के साथ देख रहे थे। इन लोगों का वहां जाकर आंटी और लकी के बीच की लड़ाई को रोकने का कोई इरादा नहीं था। रिहान जानता था कि अगर उसने इन दोनों ग्रुप्स के बीच में लड़ाई रोकने की कोशिश की तो सब लोगों की नजर में वह आ जाएगा और हो सकता है कि इस वजह से लोग उससे सवाल करना शुरू कर दें। अभी तक लड़ाई इतनी ज्यादा पहुंच गई थी कि लकी और आंटी दोनों ही अपने गुस्से को संभाल नहीं पा रहे थे और दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। यहाँ जितनी भी आंटी रहती थी वो सब बिजनेस वुमेन थी और ज्यादातर सभी अपना घर चलाने के लिए बाजार में सब्जियां बेचकर काम चलाती थी और इसी वजह से इन सब लोगों को मार्शल आर्ट भी काफी अच्छे से आता था। ऐसे में इन लोगों के साथ बहस करना अपने आप में मौत को बुलवा देने जैसा था। इस वक्त इन आंटी को इतना गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने लकी और उसके दोस्तों को तब तक डराया जब तक डर के मारे उन सबका चेहरा पीला नहीं पड़ गया। हालांकि भले ही लकी डर रहा था पर उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। वो खुद को और ज्यादा संभाल नहीं पाया और अपने हाथ में पकड़ी हुई बास्केटबॉल को जोर से सामने वाली आंटी के मुंह पर दे मारा, जिसकी वजह से आंटी की जोर से चीख निकल गई। उस आंटी ने लगभग चीखते हुए गुस्से से लकी को गाली देते हुए कहा, हरामखोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुंह पर बास्केटबॉल फेंक कर मारने की? अब तू देखता जा, मैं तेरी ऐसी हालत करूंगी कि तू रोने लगेगा। आंटी लकी को धमकी तो दे रही थी पर अगले ही पल उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें बहुत तेज चोट लगी है, जिसकी वजह से वो दर्द से चिल्ला रही थी और इस वक्त वो लकी और उसके दोस्तों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती थी। वहीं दूसरी तरफ जब लकी ने देखा कि आंटी डर रही है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया और डांस करते हुए उछलते हुए आंटी को चिढ़ाने लगा। उसके साथ साथ उसके दोस्त भी डांस कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आंटी ने लकी को इतना खुश देखकर और खुद की इंसल्ट होता देखकर हार मानते हुए उससे कहा, तू पीठ से चूहे, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आज तो मैं यहाँ से जा रही हूँ पर अगली बार मैं तुझे हरा कर रहूंगी। इतना कहकर और लकी को मन ही मन गालियां देकर वो आंटी अपनी बाकी सहेलियों के साथ वहाँ से निकल गई। दूर खड़ा रिहान जो साइड से ये नजारा देख रहा था वो खुद को और ज्यादा रोक नहीं पाया और ये नजारा देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि लकी तक भी उसकी आवाज जा रही थी और जब लकी ने रिहान को खुद पर हंसते हुए देखा तो वो गुस्सा हो गया और गुस्सा होते हुए रिहान को वार्निंग देते हुए बोला, ओए, कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने की? तुझे क्या लगता है अगर तू मुझ पर हंसेगा तो मैं तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा? रिहान इस वक्त किसी से भी उलझना नहीं चाहता था और ना ही वो इस छोटे से चूहे के सामने अपना स्टेटस लो करना चाहता था। इसलिए उसने हंसना रोक दिया और कुछ कदम पीछे ले लिया ताकि वो इस बच्चे के सामने दिखा सके कि वो इस बच्चे को टॉलरेट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ लकी ने जब देखा कि रिहान 2 कदम पीछे लेकर अपनी हार मान रहा है तो उसे मन ही मन में बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो गया और वो खुद भी ज्यादा रिहान से उलझना नहीं चाहता था। लकी ने अपनी उंगली से धमकी भरा इशारा करके रिहान को देखा और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला गया। हालांकि जाते जाते उसने इस बात को नोटिस नहीं किया कि जब वो रिहान को धमकी दे रहा था तो रिहान के पीछे खड़े उसके सबॉर्डिनेट्स खुद को तैयार करके उस बच्चे की तरफ उसे सबक सिखाने के लिए जा ही रहे थे। पर लास्ट मिनट में रिहान ने उन सबको रोक दिया था, वरना ये छोटा सा चूहा कब का कुचल दिया जाता। लकी जब वहाँ से चला गया तो मैगी जो रिहान से कुछ दूरी पर खड़ी थी वो रिहान के पास आई और उससे बोली, बॉस, ये लड़का लकी था तानिया का भाई, क्या आपने कुछ नोटिस किया? मैगी की बात सुनकर रिहान ने नामे सिर हिलाते हुए हंसकर कहा, मैं बस उससे अभी मिला था, उसमें नोटिस क्या करना था? वैसे भी ये एक बच्चा है, ये किसी तरह की प्लॉटिंग क्यों करेगा? मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बच्चे से किसी भी तरह की कोई भी क्लियर इन मिल पाएगी। रिहान की बात सुनकर मैगी खुद को रोक नहीं पाए और बोली, आप सही कह रहे हैं, ये बच्चा सच में बहुत ज्यादा बदमाश है और बहुत ज्यादा घमंडी भी है। मैगी की बात सुनकर रिहान हंसने लग गया। अगर देखा जाए तो लकी और मैगी के बीच में इस वक्त एक अलग ही रिलेशनशिप बन गया था। मैगी अभी से लकी को नापसंद कर रही थी क्योंकि लकी बहुत ही बदमाश और घमंडी बच्चा था और उसने अभी अभी मैगी के बॉस रिहान को धमकी दी थी। अगर देखा जाए तो रिहान की मुलाकात लकी से अनजाने में हुई थी, ये बिल्कुल भी प्लान नहीं थी। रिहान यहाँ पर अपनी सौतेली बहन तानिया के बारे में पता करने आया था कि वो असल में उसकी बहन है या नहीं और इसी दौरान उसकी मुलाकात तानिया के फैमिली मेंबर और उसके छोटे भाई लकी से हो गई। हालांकि रिहान को तानिया के बाकी फैमिली मेंबर से कोई लेना देना नहीं था, वो बस यहाँ पर सीक्रेट तौर पर तानिया पर नजर रखने के लिए खड़ा था। रिहान खुद को नॉर्मल करके तानिया के घर के पड़ोस से निकलने लगा और इस तरह से दिखा रहा था जैसे वो कोई राहगीर हो। रिहान के सारे सबॉर्डिनेट्स आसपास के ही एरिया में अपनी नजर बनाए हुए थे और ध्यान से हर एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे।
एक तरफ वे लोग अपनी पूरी नजर रिहान पर बनाए हुए थे और उसकी सेफ्टी पर ध्यान दे रहे थे, तो वही दूसरी तरफ वो इस जगह को ध्यान से देख रहे थे कि कहीं ये किसी का जाल तो नहीं है। सुबह से शाम हो गई थी और धीरे धीरे आसमान में अंधेरा छाने लगा था। जो सबऑर्डिनेट्स आसपास पता लगाने के लिए और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए हुए थे, वे रिहान के पास वापस आ गए ताकि उसे रिपोर्ट कर सके। मैगी रिहान के पास आए और उसे रिपोर्ट करते हुए बोली, बॉस, जितना हम लोग आसपास देख सकते हैं, ये जगह नॉर्मल सिविलियन एरिया ही है और जो लोग इस वक्त यहाँ रह रहे हैं वो काफी सालों से यहाँ के रेजिडेंट हैं। हम अगर इस इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चला है कि यहाँ पर बहुत सारे फॉरेन एम्प्लॉइज भी किराए पर घर लेकर रह रहे हैं और यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैगी रिहान के पास आए और उसे अभी तक जो कुछ पता चला था वो सब बता दिया। मैगी की बात सुनकर रिहान वही रोड साइड एरिया पर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और आसपास कैजुअली देखने लगा। मैगी की बात सुनकर रिहान ने उससे कहा, इस वक्त मेरे मन में बहुत अलग अलग तरह के ख्याल आ रहे हैं। एक तो अचानक से बहन पता नहीं कहां से पैदा हो गई। तुम्हें क्या लगता है, क्या सच में ये लड़की मेरी बहन होगी? मैगी ध्यान से रिहान की बात सुन रही थी, पर इस वक्त उसे भी अपने बॉस की फीलिंग कुछ समझ नहीं आ रही थी। पर अपनी सेफ्टी के लिए और अपने बॉस की बात का जवाब देने के लिए उसने रिहान से कहा, ये बात सच है या झूठ आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। मुझे लगता है कि आपने पहले ही अपने मन में डिसीजन ले लिया है। जैसे ही रिहान ने मैगी की बात सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने आगे कुछ भी नहीं कहा। शायद रिहान को खुद समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त उसके मन में किस तरह की फीलिंग चल रही है। रिहान के मन में इस वक्त बहुत सारी बातें एक साथ चल रही थी। एक तरफ उसका मन कर रहा था कि काश तान्या उसकी असली बहन निकले, तो वही दूसरी तरफ उसे इस बात का डर भी था कि कहीं ये सब कुछ गलत ना हो और उसे किसी चीज में फंसाया ना जा रहा हो। रिहान कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, पर अगर कोई उसे परिवार और प्यार के नाम पर चीट करे तो वो ये बात कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था और शायद कोई भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैगी ने ध्यान से रिहान के बदलते हुए हाव भाव देखे और उसके बाद थोड़ा परेशान होते हुए बोली, बॉस, काफी ज्यादा लेट हो गया है और आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। आप इस तरह से यहाँ इंतजार क्यों कर रहे हैं? ये किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। आप वापस मैगी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही रिहान ने बीच में ही उससे कहा, मुझे अभी भूख नहीं लगी है, हम कुछ देर और तानिया का इंतजार करते हैं, वो जल्दी ही अपना स्कूल पूरा करके घर आ जाएगी। और रिहान की बात सुनकर मैगी ने और कोई भी दबाव रिहान पर नहीं डाला और कुछ दूरी बनाकर वही खड़ी हो गई। रिहान तानिया के घर से कुछ ही दूरी पर बैठा था और चुपचाप वहां बैठकर हराते जाते इंसान को देख रहा था। अभी 10 बजे बजने में कुछ घंटे बाकी थे, पर फिर भी रिहान बहुत ही सब्र के साथ तानिया को देखने के लिए इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें बस अपनी बहन को ही ढूंढ रही थी। रिहान मन ही मन सोचने लगा कि जब वो तानिया से मिलेगा तो किस तरह का व्यवहार करेगा, उससे क्या कहेगा और क्या नहीं। ऐसे खास स्कूलों का इंतजाम लोकल गवर्नमेंट ने कम इनकम या मौके पाने वाले बच्चों के लिए किया था, जहां वे अपने हिसाब के समय पर पढ़ाई कर सकते थे। रिहान अपनी ही सोच में खोया हुआ था। तभी उसका एक सबऑर्डिनेट अपने हाथ में एक लंच बॉक्स लिए भागता हुआ रिहान के पास आया और बहुत ही इज्जत के साथ रिहान से बोला, बॉस, ये खाना मैं स्टार होटल से लेकर आया हूँ, प्लीज आप थोड़ा सा शाखा लीजिए। इतना कहकर सबऑर्डिनेट ने लंच बॉक्स रिहान के हाथों में रख दिया। जैसे ही रिहान ने 5 स्टार होटल का ये पैक लंच बॉक्स देखा तो मन ही मन सोचने लगा कि जरूर इस लंच बॉक्स में बहुत ही डिलीशियस खाना होगा। रिहान जहां एक तरफ खाने के लिए खुश था तो वही दूसरी तरफ इस बात से भी खुश था कि उसके सबऑर्डिनेट्स परिवार की तरह उसका ध्यान रखते हैं और उसके लिए बहुत ज्यादा वफादार है। हालांकि अचानक से रिहान के दिमाग में कोई ख्याल आया और वो गुस्सा करते हुए अपने सबऑर्डिनेट की तरफ देखने लगा। रिहान को गुस्सा करता हुआ देखकर मैगी ने जल्दी से रिहान से कहा, बॉस, मैंने ही उसे ये खाना लाने के लिए कहा था, क्या आपको ये खाना पसंद नहीं आया? मैगी की बात सुनकर रिहान ने एक गहरी लंबी सांस ली और फिर उसे देखते हुए कहा, इस वक्त मैं यहाँ पर एक गरीब वर्कर की तरह हूँ, ऐसे में मैं पब्लिकली किसी 5 स्टार होटल का खाना कैसे खा सकता हूँ? तुम्हें नहीं लगता कि आसपास के लोग ये देखकर मुझ पर शक करेंगे? जैसे ही मैगी ने रिहान की बात सुनी तो उसके एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए और उसने रिहान से कहा, बॉस, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपका ख्याल रखूं और वैसे भी यहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसीलिए मैंने आपके लिए ये खाना ऑर्डर करवाया था। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ दूर दूर तक अभी कोई भी यहाँ नहीं है, आप जल्दी से थोड़ा सा खाना खा लीजिए। मैगी की बात सुनकर रिहान ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ लंच बॉक्स अपने पीछे बैठे हुए सबऑर्डिनेट की तरफ खिसका दिया और फिर उन सब लोगों से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम सब लोगों को मेरी बहुत परवाह है, पर मुझे सच में इस वक्त बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। इस बॉक्स को लो और जिसे सच में भूख लग रही है उसे खाने दो। जब भी मुझे खाना खाना होगा तो मैं तुम लोगों से कह दूंगा। रिहान ने
जिस सबॉर्डिनेट के हाथ में लंच बॉक्स पकड़ाया था वो कभी मैगी को देखता तो कभी। रिहान को उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी इस लंच बॉक्स का क्या करना है। तभी रिहान ने कुछ सोचकर मैगी से कहा, और तुम भी यहाँ से जाकर बाकी लोगों के साथ खड़ी हो जाओ। अगर तुम मेरे साथ खड़ी रही तो बाकी लोगों को शक हो जाएगा। रिहान के मन में और कोई भी विचार नहीं था। वो मैगी से ये बात इसलिए कह रहा था क्योंकि मैगी बहुत खूबसूरत थी और हर किसी का ध्यान जल्दी ही उसकी तरफ चला जाता था। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता था कि वह किसी सामान्य परिवार से आती है। ऐसे में अगर मैगी रिहान के बगल में आकर बैठेगी तो लोग रिहान पर शक करने लगेंगे, क्योंकि रिहान ने इस वक्त काफी नॉर्मल और बहुत ही गरीबों वाले कपड़े पहने हुए थे। हालांकि मैगी ने जब रिहान की बात सुनी तो उसे अच्छा नहीं लगा। आज ऐसा पहली बार हुआ था जब रिहान ने उसे अपने पास बैठने से मना किया था। ये सारी बातें मैगी को अच्छी नहीं लगी और उसने थोड़ा गुस्से से ओके सर कहा और पीछे अपने बाकी लोगों के साथ जाकर बैठ गई। धीरे धीरे टाइम निकलता जा रहा था और अब काफी रात हो चुकी थी। रिहान काफी टाइम से वहाँ बैठा हुआ था, इसीलिए उसकी बॉडी एकदम जग गई थी। रिहान अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथों को फैलाकर अंगड़ाई लेने लगा। रिहान का पेट इस वक्त थोड़ा दर्द कर रहा था क्योंकि उसे उस वक्त बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, पर अपने बाकी सबॉर्डिनेट्स को भूखा देखकर उसका खाने का मन नहीं कर रहा था। ये सब सोचकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और मन ही मन वो खुश होने लगा। रिहान ने टाइम देखा तो उसे एहसास हुआ कि अभी तक तानिया का स्कूल पूरा हो गया होगा और वो घर के लिए निकल गई होगी। हालांकि घर पहुंचने में उसे कम से कम 10 मिनट लगेंगे। अभी रिहान को खाने की अच्छी अच्छी खुशबू आने लगी। रिहान ने एक नजर स्ट्रीट की तरफ देखा जहाँ पर रेडी लगाए कुछ लोग स्ट्रीट फूड बना रहे थे और ये रेडी इस वक्त सोसाइटी के गेट के पास लगी थी। रिहान धीरे धीरे चलकर कम्युनिटी की गेट के पास गया और वहीं जाकर खड़ा हो गया जहाँ पर इस वक्त गर्मा गर्म समोसे बन रहे थे। रिहान ने तुरंत अपने लिए एक गर्मा गर्म समोसा ऑर्डर कर दिया। असल में ये दुकानदार रात में ही अपनी रेडी इसीलिए लगाते थे क्योंकि इस वक्त हाई स्कूल के बच्चे स्कूल से अपने घरों में आते थे और साथ ही साथ बहुत सारे लोग अपने ऑफिस से फ्री होते थे, तो इस दौरान स्नैक्स के लिए वो लोग इन्हीं रेडी पर आकर कुछ न कुछ खाते थे, जिससे इन लोगों को काफी ज्यादा पैसा कमाने को मिल रहा था। बहुत सारे पेरेंट्स पूरे दिन काम करते थे, इसीलिए रात होते होते उन लोगों में डिनर बनाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं होती थी। इसीलिए वे लोग अपने बच्चों को एंट्रेंस गेट पर बन रहे स्नैक्स खाने देते थे। अभी तक रिहान का गर्मा गर्म समोसा बनकर तैयार हो गया था। उसने जल्दी से एक बाउल में समोसा लिया और उस पर पुदीने की चटनी और टमाटर का सॉस डालकर उस पर ऊपर से पापड़ियाँ डलवाकर और भीगे हुए चने डलवाकर और थोड़ा सा दही डलवाकर मजे से मिक्स करके खाने लगा। रिहान काफी टाइम बाद इस तरह का स्ट्रीट फूड खा रहा था और खाते खाते इसे एंजॉय कर रहा था। पास में ही कुछ सबॉर्डिनेट्स खड़े हुए थे और जैसे ही उन लोगों ने रिहान को मजे से स्ट्रीट फूड खाते हुए देखा तो सब लोग एकदम हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने आज से पहले अपने बॉस को कभी भी स्ट्रीट फूड खाते हुए नहीं देखा था और ये लोग हमेशा रिहान के साथ रहते भी नहीं थे। रिहान के साथ हमेशा मैगी या विवान ही रहते थे, इसलिए ये दोनों अच्छे से जानते थे कि इस वक्त स्ट्रीट फूड खाते हुए रिहान को परेशानी हो रही या नहीं। हर कोई अपने अपने तरीके से सोच रहा था। किसी को लग रहा था कि रिहान इस तरह से बीमार हो जाएगा, तो किसी को लग रहा था कि रिहान बहुत डाउन टू अर्थ है। बस एक रिहान ही था जो इस खाने को खाते वक्त बहुत एंजॉय कर रहा था, क्योंकि रिहान को जल्दी से इस तरह का स्ट्रीट फूड खाने को नहीं मिलता था। रिहान को आज खाना खाते वक्त ना तो सलीका देखने की जरूरत थी और ना ही उसे अपने इतने बड़े खानदान के बेटे होने की परवाह थी। इस वक्त वो सिर्फ